बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है अहद रफ़ाकत असकलम मरजान कुतब। हमारे एक रीडर ने रिक्वेस्ट की थी इस नावल को पढ़ने की, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। और आप जो भी नावल सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं वो नावल ज़रूर पढूं। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। अंधेरी रात में रोशनी का सबब सिर्फ चांद था, जिसकी मध्यम रोशनी में वो अंधाधुंध लहूलुहान पैरों के साथ भाग रही थी। ज़रूरी सामान न जाने इस जंगल में कहाँ खो गया था। उसे सिर्फ अपनी जान की परवाह थी, जिसके लिए वो पूरी कुव्वत और हिम्मत से भाग रही थी। भागते भागते सर्द पड़ते वजूद और खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो बार बार चेहरा फेर कर पीछे भी देख लेती। तभी उसको किसी नोकीले पत्थर से ठोकर लगी और कराह कर नीचे बैठती चली गई। अंगूठे से भल भल कर खून बहने लगा था। तभी भागते कदमों की आहट पर लब भींचकर एक अज़म से उठी और ख़ुद को बामुश्किल घसीटकर दरख्तों और झाड़ियों के झुंड में छुपाकर उसने करीब आते कदमों पर अपना सांस तक रोक लिया। ढूंढो उसको, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। अपना सांस दुरुस्त करते शख्स ने हाथ में थामी बंदूक को लोड करके सर्द लहजे में अपने साथियों को कहते हुए झाड़ियों के पीछे छुपी लड़की का लहू खुश्क कर दिया था। सुबह होने से पहले अगर वो ना मिले तो तुम सबकी बोटियां करके कुत्तों को खिला दूंगा। अपने जख्मी कंधे की बढ़ती तकलीफ पर उसने चिल्लाकर कहा। फिर उसके बाकी सब साथी जंगल में इधर उधर फैलने लगे। उन सबको जाते देखकर वो खुद को घसीटकर बाहर लाई और आगे बढ़ने के बजाय वापस पीछे की जानिब भागी। उसके कदम शहर के हदूद से निकलकर गांव की हदूद की जानिब बढ़ रहे थे। तभी सामने से आती गाड़ी की तेज़ रोशनियों पर अपनी थकन और तकलीफ से बोझल होती आंखों पर तेज़ी से हाथ रखकर सड़क के दूसरी साइड पर आकर दूसरा हाथ हिलाया। गाड़ी उस स्याह चादर में मलबूस लड़की को देख के रुकने की बजाय जन से उसके बराबर से निकल गई। बेजान होते कदमों पर उसका जी चाहा यहीं बैठ जाए, मगर जानती थी कि उसे भागते रहना है। दिल में कुरानी आयतों का वेद करते हुए उसने गांव की तंग सड़क की रोशनियों पर खुद को कदरे साइड पर होकर अंधेरों में गुम पाया। उसको नहीं रुकना था, भागते रहना था, वरना उसकी बहन जैसी दोस्त कोशिश ट्राई कहाँ जाती, जिसने उसको उस जहन्नुम से निकालने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश की थी। चंद लम्हे रुककर गहरा सांस लेते हुए उसने अपने कमज़ोर होते वजूद को मुश्किल फिर से भागने के लिए आमादा किया। सामने से आती जीप जो यकीनन इमरजेंसी में शहर जा रही थी को देखकर उसने तेज़ी से साइड पर मौजूद उतराई की जानिब छलांग लगा दी। फिर खुद को बचाने में नाकाम होकर यूं ही नीचे को गिरते ही उसकी पश्त दरख्त से लगी। कराह कर तकलीफ से आंखों में आंसू आ गए। जब्त से आंखें मीच कर लड़खड़ा कर खड़े होते हुए उसने बेदर्दी से आंसू साफ किए। अपने माँ बाप की लाडली वो यूं अनजान जगह अपने शहर से कई मील दूर दूर रुल रही थी। इससे पहले कि खुद को संभालती करीब से आती किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ पर उसके होठों से हल्की सी चीख निकली। चेहरा फेरकर उसने साइड पर देखा जहाँ जंगली लगड़ भगा अपनी सुर्ख आंखों और लंबे नोकीले दांतों से उसके जाने बढ़ रहा था। कांपते हाथ से खुद को सहारा देकर वो पीछे को खिसकने लगी। आज का दिन वाकई उसकी मौत लेकर आया था। लगड़ भगे उसकी जानिब घुराकर छलांग लगाई। उसने चीख कर अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढांप लिया। अचानक से लगड़ बग्गे की कराहने की आवाज़ आई और माहौल में सकवत छा गया। चंद लम्हे वो यूं ही खौफ से गहरे सांस लेती रही। दिल की धड़कनें थीं कि इत्मीनान में आने का नाम नहीं ले रही थीं। खुद के जिंदा होने का यकीन करते ही उसने दोनों हाथों से चेहरे से हटाकर सामने देखा और फिर उसकी ज़ोरदार चीख वीरान जंगल में दूर तक गई। उसके सामने लगड़ बग्गा खून में लथपथ बेजान पड़ा था। खौफ से लरसकर उसने अपने ऐन सामने आकर रुकते स्याह डेल्टा बूट्स को देखकर चेहरा दुपट्टे में छुपाया। कई घंटों से बगैर रुके भागने की अपनी सारी हिम्मत और मेहनत रायगा जाती महसूस होने लगी। अल्लाह का नाम लेकर उसने दुपट्टा मजबूती से जकड़कर ऊपर देखना चाहा, मगर सामने मौजूद शख्स ने उसे ऊपर देखने का मौका नहीं दिया। उसके ऐन सामने झुककर बैठते शख्स को उसने खौफ से आंखें फैलाकर देखा था। घबराने की ज़रूरत नहीं, आप महफूज हैं। उस मध्यम लहजे में इस कदर नरमी थी कि खौफ से देखती उन बादामी आंखों में नमी तैरने लगी। सामने मुकम्मल स्याह लिबास में मलबूस शख्स की स्याह गहरी आंखें और आंखों के करीब घनी स्याह भवें न समझी से इकट्ठी हुईं। इससे पहले कि उससे मजीद कुछ पूछा जाता, कोई तसल्ली दी जाती, उस शख्स के हाथ में गन देखकर पहले से थकन और तकलीफ से चूर उसकी आंखें और सर भारी होने लगा और फिर वो एक जानिब को लुढ़क गई। सामने घुटनों के बल बैठे शख्स ने तासुब से पेशानी सहलाकर गन अपनी जैकेट के बाहर लगे हुक में अटसाई और उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हे सोचने के बाद उस लड़की का चेहरा अच्छी तरह दुपट्टे से ढककर उसको नरमी से उठाकर बगैर उसको देखे बेतासुर चेहरे के साथ तेज़ कदमों से जंगल से निकलकर मेन सड़क पर आते ही उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला
और पिछली सीट पर उस लड़की को बिठाकर उसका सर सीट की पछ पर टिकाकर दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट संभाली। और फिर कुछ देर बाद उसकी गाड़ी मुजफ्फराबाद की सड़क पर दौड़ रही थी। स्याह निकाबपोश की आंखों में गहरी संजीदगी और तफक्कुर था। ये उस गांव में पनाह लेने को आने वाली चौथी लड़की थी। परेशानी से 2 उंगलियां पेशानी पर मुसलसल बचाते हुए उसने बैक व्यू मिरर में उस बेहोश पड़ी लड़की को देखा, जिसके मुंह और सर को चादर ने ढांक रखा था, और फिर निगाहें विंडो स्क्रीन की जानिब मरकूज कर लीं। शहर से खौफ और जख्म खाकर पनाह लेने को आने वाली उन औरतों की हिफाजत करने वाले शख्स का नाम सुल्तान खान था, जिसे हमारे इस दास्तान में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाएगा। सहराए मोहब्बत में इस दिल का खुदा हाफिज, तन्हा मेरे ख्याल से तुझे अलग रहना चाहिए, हूद ने उसके बराबर बैठते हुए कहा, जो चेहरा कुर्सी की पच से टिकाए न जाने क्या सोच रहा था। मारिज, उसको कदरे ऊंची आवाज़ में पुकारना पड़ा, जबकि उसकी तेज़ आवाज़ पर मारिज चौंक कर सीधा हुआ। क्या कह रहे थे? उसके अंदाज पर हूद उसे देख कर रह गया। वो इतना गायब दिमाग बहुत कम मौके पर होता था। मैं कह रहा था कि तुझे अलग घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसको फिर से अपनी बात दोहरानी पड़ी। क्यों? उस बर्जिस्ता सवाल पर हूद का जी चाहा तालियां बजाए या फिर अपना सर ही पीट डाले। जानता है ना, सबको तू एक आंख नहीं पाता, उन सबका बस चले तो तुझे सफाई हस्ती से मिटा दें। हूद ने दांत पीसकर जिस अंदाज में कहा, मारिज की हंसी बेसाख्ता थी। कितनी देर तक उसका मजबूत मगर खोखला कहका ऑफिस में गूंजता रहा। वल्लाह, मुझे तो एक दुनिया सफा हस्ती से मिटाना चाहती है, तो क्या आप इस दुनिया के लिए दुनिया छोड़ दूं? उसके हल्के फुल्के अंदाज पर हूद ने दांत पीस कर उसको देखा। जो मजाल है उसकी किसी बात को संजीदा ले। आराम से रह बेटा, उन सुतेलों के गढ़ में। उसने हमेशा की तरह उसको संजीदा ना होते देखकर तब के कहा। मैं कोई यूसुफ तो नहीं, मेरे दोस्त के सुतेलों के लिए ख़तरा बनूं, और ना ही कोई याकूब है जो मेरे गम में अपनी आंखें सफ़ेद कर ले। यहाँ तो मुझ समेत सबकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं। उसके लहजे पर सब भूलकर हूद ने तफक्कुर से उसको देखा, जो खड़ा हो रहा था। हूद ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर सहारा देना चाहा। नहीं यार, अब सहारे के बगैर भी चलने की आदत हो गई है। अपनी स्टिक हाथ में पकड़कर हाथ में थामा सेलफोन जेब में रखकर कहते हुए उसने हूद का दिल सोगवार कर दिया। हूद ने गहरी सांस लेकर उसकी सफ़ेद बेनूर आंखों को देखा, जिस पर उसने स्याह रंग की गॉगल्स पहन ली थीं। उसको मखसूस स्याह स्टिक के सहारे चलता देखना कोई अच्छा तजर्बा नहीं था। खामोशी से वो मारिज को ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर बाहर जाते देखता रहा। वो जैसे ही बाहर निकला, उसका पर्सनल असिस्टेंट सैफ कमाल उसके बराबर चलने लगा। आगे बढ़कर लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट की आवाज़ पर मारिज लिफ्ट में दाखिल हो गया, जबकि उसके पीछे सैफ को जाते देख हूद ने परेशानी से चेहरे पर हाथ फेरा। वो न जाने क्यों मारिज को उस घर में रहता देखकर वहमों का शिकार रहता था। निचले फ्लोर पर पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा आगे बढ़कर सैफ ने खोला, और मारिज से अंदर के बैठते ही दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में वो स्याह गाड़ी तेज़ी से भागते हुए खुली शाहराहों को अबूर करके एक आलीशान सफ़ेद और सुनहरी रंग के फार्म हाउस के बाहर रुकी। हॉर्न दिए जाने पर दरवाज़ा अगले ही पल वाह हुआ और गाड़ी अंदर पोर्टिको में आकर रुकी थी। सैफ ने तेज़ी से उतरकर उसके जानिब का दरवाज़ा खोला। उस जाती सर्दियों की शाम में बाहर बैठी सब प्लाटून की नज़र उस स्याह गाड़ी के खुले दरवाजे पर जाकर ठहर गई, और उन सबके देखते ही देखते स्याह रंग की चमकती हुई स्टिक, जिसके दस्ते पर शाहीन का सर बना था, ज़मीन पर रखी गई। और फिर स्याह टर्टल नेक स्वेटर, स्याह ड्रेस पैंट और स्याह गॉगल्स लगाए मारिज सिकंदर बाहर निकला था। वो इस कदर शानदार और वजीहा था कि वहाँ मौजूद सब लोग उससे नफ़रत और अनाथ भुलाए उसको देखने लगे, जिसके हर अंदाज में एक अजीब तरह की मरूबियत और शहानापन था। उससे बबांगे दहल नफ़रत का हर वक्त इजहार करती अस्मारा मुबीन तक मुंह खोले उसे देखती रही, जिसने भरे मजमे में कई साल पहले उसे और उसकी मोहब्बत को रद्द किया था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो जानती थी कि उस शख्स को कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, और फिर भी वो अपनी छा जाने वाली शख्सियत के सबब हर जानिब अपनी शख्सियत का अनमिट तलस्म बांध देता था। मगर फिर भी वो अपनी ज़िल्लत भूलने वालों में से नहीं थी। मारिज चाचू, वो जो अंदर जाने लगा था साइड से पुकार की आवाज़ पर चौंक कर पलटा। जानता था कि यह पुकार आसिम मुबीन के इकलौते बेटे हाशिम मुबीन की थी, तभी मुस्कुरा कर पलटा। छुट्टी का दिन था, इसीलिए वो सारा खानदान ढलती दोपहर में लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, और यकीनन मारिज की आमद ने उन सबके मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था। मगर कहने की हिम्मत और जुर्रत किसी में नहीं थी। सबके मुंह के जाविये बिगड़ने लगे थे, सिवाय उसकी जानिब भागते हाशिम मुबीन के। मुबीन अहमद, सुतेले ताया ने चेहरा फेर कर अपने बराबर बैठे अपने छोटे भाई मतीन अहमद, सुतेले चचा को देखा, जिनके कुछ देर पहले के मुस्कुराते चेहरे पर उनकी तरह ही संजीदगी छा गई थी।
रिफ़त मुबीन। सुतीली ताई ने हाशिम के बेताबी पर नाक सुकेड़कर चाय कपों में डालती अपनी बहू सनोबर मतीन को देखकर जमीला मतीन सुतीली चच्ची को देखा, जिनकी बेटी ने हाशिम को बेजा ढील दे रखी थी। मारिज सिकंदर का उन सब सुतीले रिश्तों में कोई एक भी सगा रिश्ता नहीं था। जमीला, तुम समझाती क्यों नहीं हो सनोबर को कि हाशिम को उससे दूर रखे? स्टिक के सहारे चलकर करीब आते मारिज को देखकर उन्होंने दबी आवाज़ में तनफ्फुर से कहा, जबकि जमीला बेगम ने दांत पीसकर अपनी बेपरवाह बेटी को देखा था। अस्सलामुअलैकुम। करीब आने पर मारिज ने उन सबको मुश्तरका सलाम किया, क्योंकि वो देखे बगैर भी यकीन से बता सकता था कि इस खामोशी के बावजूद वहाँ सईद अहमद, उसके दादा के ख़ानदान के सारे अफराद बैठे हुए होंगे। वालेकुम अस्सलाम। अरूज ने सबसे पहले संभल कर सलाम किया, जबकि बेसाख्ता मारिज का हाथ अपनी ग्लासेस उतारने के लिए बढ़ा और उसी तेज़ी से सनोबर ने झपट कर हाशिम को अपने हल्के में लिया था। क्या कर रहे हो? बच्चे को खौफजदा कर दोगे? उसकी बात पर ग्लासेस उतारता उसका हाथ साकिन हुआ और फिर सर झटक कर मारिज ने ग्लासेस पहने और बगैर कुछ कहे स्टिक को मजबूती से थामे अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे जमीला और रिफ़त ने एक दूसरे की जानिब मुस्कुराती नज़रों का तबादला किया। बाकी सब ने भी अपनी मुस्कुराहट दबाने की हरगिज़ कोशिश नहीं की थी। मारिज सिकंदर उन सब के लिए अज़ल से सुतीला था। अपनी खुशबू में, अपनी अदा में रहे हम, जो अपनी ही आबो हवा में रहे। लोग लोगों से मिलते बिछड़ते रहे, हम बहुत खुश रहे, हम खुदा में रहे। रूह प्यासी रही, उदासी रही, हम जहाँ भी रहे करबला में रहे। चंद लम्हे सही, क्या ये कम है कोई, आंसुओं में रहे, इल्तिजा में रहे। तेरी ख्वाहिश को अपनी दुआ कर लिया, इस बहाने मुसलसल दुआ में रहे। आसमानी सहीफ़ों का दौरा किया, अंबिया औलिया और ओसिया में रहे। ऐसी अर्जानियाँ, ऐसी उड़ियानियाँ, और जो इस हाल में भी हया में रहे। नेको बद में रहे, अपनी हद में रहे। हद में रहने का मतलब अना में रहे। आयत, वो जो सिरहाने में मुंह दिए बुरी तरह रोने में मगन थी, आवाज़ पर चेहरा उठाकर अपनी सूजी सुनहरी आंखों से सदफ को देखा, जो उसकी रो रो कर सूजी आंखें देखकर दुख से उसे देखकर उसके ऐन सामने बैठ रही थी। इंसान वहाँ इतना रोता है जहाँ आंसू असर भी करते हों। तुम जैसी बहादुर लड़की से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सदफ के अफसोस से कहे जाने पर वो आंसुओं को बेदर्दी से रगड़कर सीधी हुई। बहादुर लोग क्यों नहीं रो सकते? कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं है तो क्या रो भी नहीं सकती अपनी मर्जी से? उसके भराए लहजे पर सदफ ने चेहरा फेरकर पीछे दरवाजे की जानिब एक मोहतात नजर डाली। चचा को कम से कम मेरा ख्याल करना चाहिए था। उसका गम यही था और सदफ इस गम की नोयत को समझ सकती थी। उसके बाबा ने उसके अपने चचा पर हर हाल में भरोसा करने को कहा था, मगर क्या वो इन हालात में उन पर भरोसा रख सकती थी जिन्हें अपने अलावा इस दुनिया में कोई नज़र नहीं आता था? ना तुम्हारी फुप्पो को ख्याल है ना चचा को। तुम खामखा अपने आंसू बेमोल कर रही हो। रोने को छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो आयत। उसकी आवाज़ बहुत मध्यम हो गई और उसके लहजे और अंदाज में कुछ ऐसी एहतियात थी कि आयत तेज़ी से सीधी हुई। अंकल उस सफ़ीर साईं के घर जा रहे हैं और तुम्हारी फुप्पो साथ वाले घर तुम्हारी चच्ची के साथ गई हैं। यही मौका है, मैं कहती हूँ तुम भाग जाओ यहाँ से। सदफ के कहे जाने पर उसकी सुनहरी आंखें तेज़ी से फैलीं। आंसू कहीं अंदर ही ठटर कर रह गए थे। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं सोचा होगा? तब जबकि मेरे सगे चचा को भी मेरी परवाह नहीं और दौलत की हिर्स में मुझे अपनी जितनी उम्र के मर्द से ब्याह रहे हैं, और वो खबीस बुट्ठा जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपने एक भांजे का कत्ल करने से गुरेज नहीं किया, वो मुझे पताल से भी ढूंढ निकालेगा। आयत की इतनी तवील वजाहत पर सदफ अपना सर हाथों में थाम कर रह गई। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी आयत, मगर तुम्हें उस बुढ़े से शादी नहीं करने दूंगी। जैसे तुम पहले सर झुकाकर खामोशी से शादी के लिए मान गई थी, वैसे अब तुम्हें मैं करने नहीं दूंगी, क्योंकि पहले की बात और थी। सदफ के कहे जाने पर उसकी कांच सी आंखें झिलमिलाने लगीं। तुम्हारी पहले जिससे शादी हो रही थी वो कम से कम पढ़ा लिखा, खूबसूरत और तुम्हारी उम्र का तो था ना? सदफ के कहे जाने पर आयत ने तेज़ी से नज़रें चुरा लीं और उसका यूँ नज़रें चुराना उसे छुपा नहीं रह सका। जानती हूँ उस खूबसूरत रिश्ते में भी तुम्हारा दिल माइल नहीं था, क्योंकि तुम्हारा दिल तो। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, आयत ने लरस कर उसके होठों पर हाथ सख्ती से रखकर उसकी बात रोक दी। उसका नाम भी मत लेना सदफ। उसका नाम तो मैं बहुत अकेले में भी खुद के सामने नहीं लेती कि कहीं गुजरे 5 साल मुझे पछतावे में मुब्तला न कर दें। उसके लरसते लहजे में आज भी वही मोहब्बत के समाने बोल रहे थे। सदफ ने तासुब से उसको देखा, जो उसका नाम लिए बगैर भी भुरभुरी दीवार की माने ढह रही थी। उस चचा के लिए तुमने उसकी इतनी खालिस और बेलौस मोहब्बत को रद्द किया था आयत, जो तुम्हें अपनी उम्र के ही शख्स के हाथ बेच रहा है।
सदफ वो वक्त दोहराना नहीं चाहती थी क्योंकि जानती थी कि आयत अब तक कुछ नहीं भूली। उसके दिल पर सब आज भी अव्वल रोज़ की तरह नक्श है। बाज़ औक़ात खालिस और बेलौस मोहब्बतों को ठुकराकर हमें मालूम होता है कि हम खसारे चुन रहे हैं, मगर फिर भी मजबूर हो जाते हैं सदफ। मुझे भी मालूम था कि उस शख्स को खोकर मैं ज़िंदगी में कभी सुकून से रह नहीं पाऊंगी, मगर फिर भी मैं अपनी मरी हुई माँ की तरबियत पर हर्फ नहीं आने देना चाहती थी। उसने दोनों लरसते हाथ आपस में सख्ती से भींचकर उस खसारे के गम को हल्का करना चाहा, मगर उस शख्स को खो देने का खसारा इस दुनिया के तमाम खसारों पर भारी था। सदफ बगैर कुछ कहे तेजी से उठी और अलमारी से बैग निकालकर कपड़े डालने लगी। क्या कर रही हो सदफ? वो बौखलाकर तेजी से नीचे उतरी। जानती थी सदफ उसके मामले में कितनी जज्बाती हो सकती थी। मैं तुम्हें दोबारा बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी आयत। वो न जाने खुद कहाँ ऐशो इशरत और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा होगा और तुम यहाँ उसके गम में रोज़ सूली पे चढ़ती रहो। ये मैं नहीं होने दूंगी। उसके भीगते लहजे पर आयत ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। उसे कुछ मत कहा करो सदफ। खुश रहने का, ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने का उसको पूरा हक है। वो हक मैंने उसे दिया था क्योंकि मैं उसके शाद और आबाद रहने की हर वक्त दुआएं करती हूँ। तुम मेरी दुआओं को यूँ उड़ाएगा मत करो। सदफ ने कपड़े बिस्तर पर फेंककर तहरुम से उसको देखा, जिसको खुद से पहले हमेशा दूसरों की परवाह रहती थी, जिसने अपनी हर दुआ न जाने कहाँ जा चुके खो चुके शख्स के नाम कर रखी थी, जो खुद को भूल कर भी उस शख्स के लिए ढेरों नेक ख्वाहिशात और लामतनाई दुआएं रोज़ाना करना उन 5 सालों के एक दिन भी नहीं भूली थी। तुम्हारे वास्ते मैं अनगिनत सदियों से भटका हूँ, जहाँ लामुंतहा के पाँव से सूरज निकलता है। फरिश्ते सजदा करते थे तो मैंने वहाँ सोचा, जहाँ जीवन पंगूड़े में पड़े बच्चे की सूरत ऊँघता रहता, अंगूठा चूसता रहता। तुम्हें मैंने वहाँ ढूंढा, जहाँ शीशम के पेड़ों पर पड़े झूलों पर बैठी लड़कियाँ हिजरत भरे नगमे सुनाती थीं। तुम्हें मैंने वहाँ चाहा, जहाँ चौपाल में बैठे हुए बूढ़े किसी बरगद की आसूदा गनूदा छाँव जैसे थे। तुम्हारी प्यारी सूरत पर कई नज़में तराशी और समंदर में बहाई थीं। धनक के 7 रंगों और सुरों के 7 पुरों पर कई पैगाम भेजे थे। तुम्हें मिल तो गए होंगे। अरशद महराज। कभी खुद की भी फिक्र कर लिया करो। सदफ ने दांत कचकचाकर जिस अंदाज में कहा, आयत की हंसी बेसाख्ता थी। अभी यह हंसने का वक्त नहीं है मोहतरमा। तुम अपनी फूफो और चची के आने से पहले यहाँ से जा रही हो। सदफ के तेज़ी से कहे जाने पर वो हवन्नक हुई। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? वो वाकई बौखला गई थी। यह एड्रेस है मेरी कज़न का। शहर से बाहर निकलकर कश्मीर को जाती बस पर बैठकर तुम उस गांव में चली जाना, और ये सेल फोन रखो। तेज़ तेज़ बोलते हुए सदफ ने अपने पर्स से छोटा सा सेल फोन निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया, जबकि आयत मुंह खोले हैरानगी से उसकी सारी तैयारियां देखने लगी। तुम बदतमीज़ कब से ये सारी प्लानिंग कर रही थी? आयत ने झपट कर उसके हाथ से सेल फोन और फोल्ड हुआ कागज़ का टुकड़ा लिया। तुम्हारी और साथ की मंगनी से भी पहले की प्लानिंग है मेरी। काम में लाने का मौका अब मिल रहा है। वो भी कहाँ पीछे रहने वालों में सी थी, मगर आयत मुस्कुरा नहीं सकी। उठो जल्दी, इससे पहले वो दोनों आए तुम्हें इस्लामाबाद से निकलना होगा। उसको साकिन देखकर सदफ ने उसे ज़बरदस्ती घसीटकर बिस्तर से उठाकर खड़ा किया और उसके कंधे पर स्याह बैग पहनाया। तुम्हारे कार्ड और पैसे मैंने इसी में रख दिए हैं। उसको दरवाजे तक लाकर उसने भागकर इधर उधर देखा। घर में वैसे भी इस वक्त कोई नहीं था। मुझे डर लग रहा है सदफ, अगर चचा। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, सदफ ने घूर कर उसे देखा और फिर उसे घसीटकर मेन गेट तक लाई। तुम्हारे चचा तुम्हें 70 लाख के अवज़ उस सफ़ीर के हाथ बेच चुके थे। तुम्हारी चच्ची के भांजे ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। अपनी किस्मत का बेड़ा गर्क तुमने खुद अपने हाथों से किया है, और तुम्हारे चचा के नशे की आदत तुम्हें इस घर में महफूज नहीं रहने देगी। आयत तथीर साहिबा, तो बताओ क्या ग्रैंड प्लान है तुम्हारे जहन में? सदफ तो नाक तक आजिज़ आकर कहते हुए आयत की सुनहरी आंखों को भीगने पर मजबूर कर गई थी। या अल्लाह, तुम इतना रोती क्यों हो आयत? सदफ ने गहरा सांस लेकर उसको कंधों से थामकर मुकाबिल किया, और आयत का ज़ब्त इतना ही था। उसको मजबूती से पकड़े वो हिचकों से रोने लगी, और सदफ चंद लम्हे उसकी पश्च थपकती रही। हमारे पास कम वक्त है आयत। आयत के पीछे होती उसने उसको स्याह चादर अच्छी तरह से ओढ़ाकर दरवाज़ा खोल के गली में आ रुकती टैक्सी को बुलाया था। शाबाश, जाओ और पीछे मुड़कर हरगिज़ मत देखना। इस घर में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बाहर निकलकर टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए पिछली सीट पर उसका बैग रखकर दरवाजे से निकलती आयत को देखकर उसने नरमी से कहा, जबकि अपने आंसू पोंछती उसके गले से लगती आयत टैक्सी में बैठ गई। तुम्हें रात होने से पहले पहले शहर से निकलना है, समझ रही हो ना?
सदफ के खदशात वो समझ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सफ़ीर शहजाद किस फितरत और कमाश का इंसान है। उसके इस बात से सर हिलाने पर सदफ ने टैक्सी का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी के स्टार्ट होकर गली का मोड़ मुड़ने तक वो भीगती आंखों से वहीं देखती रही। गाड़ी की निगाहों से ओझल होते ही उसने घर के अंदर जाकर घर की हालत अबतर करनी थी। कमरे और बाहर का सामान इधर उधर फेंकते हुए वो ऐसा तासुर दे रही थी जैसे यहाँ चोर आए हुए हों और उनके खौफ से आयत घर से बाहर निकल गई हो। घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर उसने एक नज़र सहन में बेतरतीबी से पड़ी आयत की जूतियों पर निगाह दौड़ाई और दूसरे ही पल गहरा सांस लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके कदम टैक्सी के जाने वाले रास्ते से मुखालिफ उठ रहे थे। काशी की बजाय मारिच की शादी बनती है वैसे। सोफे पर आकर अस्मारा के बराबर बैठती है रूज ने कहते हुए अस्मारा के साथ उन सबको चौंका दिया। किस खुशी में? अस्मारा के अंदाज पर रूज ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो इस घर के सबसे बड़े हैं। उसके अंदाज में हनूज इत्मीनान और लापरवाही थी। उससे शादी करेगी कौन? काशी से नाक चढ़ाकर कहते हुए साथ बैठे आसिम को हंसने पर मजबूर किया। ना करो, कमबख्त बेहद हैंडसम और करिश्मेटिक है, ऊपर से अमीर तरीन। कौन शादी नहीं करना चाहेगी उससे? आसिम ने काशिफ के जख्मों पर नमक छिड़का। सब जानते थे कि काशिफ की बहुत बचपन से मारिच से नहीं बनती थी, इसीलिए मारिच का जिक्र करके वो सब चस्के लेते थे। उन सब के लिए मारिच सिकंदर का जिक्र तफरीह और खेल तमाशे का मौजू था। और ये तब तक है जब तक वो ग्लासेस ना उतारे। काशिफ की बात पर उन सबका कहका बेसाख्ता था, सिवाय अरूज के। वो नफी में सर हिलाकर रह गई। बेशक उसकी मारिच से कोई अच्छी सलाम दुआ नहीं थी, मगर फिर भी एक नरम गोशा उसके लिए ज़रूर रखती थी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। याद रखना, उससे पेपर साइन करवाने हैं, मतीन साहब ने कहकर थमने के बाद संजीदगी से कहते हुए रिफत और जमीला बेगम को चौंका दिया। मुझे समझ नहीं आती कि हम सब कब तक उसके मोहताज रहेंगे। कब तक एक एक चीज़ के लिए उसके साइन करवाने पड़ेंगे हमें। रिफत बेगम के चले कटे अंदाज पर जमीला बेगम ने भी इस बात में हिला दिया और मुबीन साहब और मतीन साहब के संजीदा होते चेहरों को देखा। क्योंकि फैक्ट्रियों और कारखानों का, मुबीन साहब ने चबा चबा कर नखुवत से कहा। सिर्फ ये बात थी जिसकी वजह से वो सब मारिच सिकंदर को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे, और शायद गजनफर अहमद इस बात को अच्छी तरह जानते थे। अरे मारिच, कहाँ जा रहे हो? उसको सैफ के साथ बाहर जाते देखकर आसिम ने कदरे तेज आवाज़ में पुकार कर उन सबको चौंका दिया। आवाज़ पर बगैर रुके मारिच ने उस जानिब देखा और फिर बगैर जवाब दिए तेज कदमों से स्टिक को थामे लकड़ी का दरवाज़ा पार कर गया। उसके जाते ही उन सब ने दांत पीस लिए। मजाल है जो वो सलाम दुआ के अलावा उनसे कोई भी बातचीत रखे या रिश्ता रखे। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसको बुलाने की? बेटी की सबकी पर रिफत बेगम ने तेज़ी से उसे झिड़का। बना कर रखे करें अम्मा, उससे खसूसन तब तक जब तक सारा कुछ उसके इख्तियार में है। आसिम की सोचती बात में वजन था। तभी मतीन और मुबीन साहब ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, जबकि रिफत और जमीला बेगम ने एक दूसरे को। ये बात उन लोगों ने कभी क्यों नहीं सोची। वो जैसे ही तेज कदमों से बाहर निकलने लगा, सामने से भागकर आता मुलाजिम उसे टकराया और फिर बौखलाकर पीछे हुआ। बहुत माजरत छोटे साहब, उसने घबरा कर कहा। हालांकि वारिद सिकंदर ने कभी मुलाजमीन के साथ घर के बाकी लोगों की तरह बुरा और तौहीन आमेज सलूक नहीं रखा था, मगर उसकी शख्सियत में कुछ ऐसी सख्ती और रोक था कि इस गांव के सभी लोग उससे खाइफ रहकर उसको आता देखकर रास्ता बदल लेते थे, चाहे वारिद सिकंदर के मुखालिफ रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। साथ चलते सैफ ने खामोशी से उसको देखा, जो बेतासुर रहा था। कोई बात नहीं, ऐनक सही से दुरुस्त करके उसने उसी संजीदगी से कहा। वो साहब, चौधरियों के बेटे उजैर को कहीं शहर से आई अकेली और अनजान औरत मिली है। वो उसको सबके सामने तंग कर रहा है। वो जो आगे बढ़ने लगा था उस बात पर चौंका। मुलाजिम भी जानता था कि इस हवेली का ये वाहिद शख्स ही औरतों की इज्जत का रखवाला था, जबकि सुल्तान खान और बाकी सबको इज्जत करना उसने ही सिखाया था। मारिद सिकंदर की कशादा बेदाग पेशानी पर शिकनों का जाल बनने लगा। उसकी इतनी मजाल! सैफ, जाओ और उस औरत को बाइज्जत यहाँ हवेली में लेकर आओ और मालूम करो उसको कहाँ जाना है, फिर वहीं अपनी निगरानी में छोड़ कर आना। सैफ कमाल उसके एतबार का आदमी था। उसके ज़ाती कामों से लेकर गांव के तमाम काम वो सैफ कमाल से बावक्त ज़रूरत करवाता रहता था। उसके हुक्म पर सैफ तेज़ कदमों से बाहर की जाने बढ़ा, जबकि मारिद चंद लम्हे पुरसोच चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा और फिर स्टिक के सहारे चंद गिने कदम लेकर लॉन में रखी कुर्सी पर आ बैठा। उसे सैफ कमाल की वापसी का इंतजार यहीं करना था। चेहरा कुर्सी की पश्त पर टिकाकर उसने आंखें मूंद लीं। पहले भी अंधेरा था। आंखें बंद करते मजीद अंधेरा हर सू छाने लगा। 2 घंटे वहीं दबे पांव गुजर गए।
उसकी ग्लासेस की वजह से करीब आकर खड़े होते सैफ को मालूम नहीं हो सका कि वो सो रहा है, मगर उसे खबर थी। तभी खनकार कर उसने गहरी नींद में महव मारिच को चौंका दिया। उसकी ऐसी ही नींद होती थी कि पास से गुजरती तेज हवा का झोंका भी उसे जगा दे। क्या बना? सीधे होते हुए उसने सैफ को मुकाबिल कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। सर, वो लड़की कोई 28-29 साल के करीब है और उसका ताल्लुक हमारे या करीब के आसपास के किसी गांव से नहीं है। वो इस्लामाबाद से आई है बड़ी मुश्किल से। उसकी हालत देखकर साफ अंदाजा हो रहा है कि उसकी जान को खतरा है और वो इस बात से वाकिफ होकर भागते हुए अपने घर से इतनी दूर दूसरे इलाके के गाँव में आई है। सैफ की तफसील में मारिज ने परेशानी से दाढ़ी सहलाई। सैफ जानता था कि इस गांव की तमाम औरतों के मसाइल हल करना उसने खुद पर फर्ज कर रखे थे। ऐसे में कहीं और से आई मुश्किल में गिरफ्तार औरत उसको मुस्तरब कर रही थी। वो यहाँ तक खैरियत से आई है सैफ? उसके अगले सवाल पर सैफ ने उसके परेशान चेहरे को देखा। वो जानता था कि मौरिद सिकंदर के पास किस कदर हसास दिल मौजूद है। जी सर, उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। मुजफ्फराबाद के जंगलों में वहीं उसकी मदद किसी ने की है, मगर वो अपनी मदद करने वाले से अनजान है। सैफ की एक बात और उसका माथा ठनका और वो सीधा हो बैठा। हमारी सरहद से परे किसने मदद की है? मौरिद के सवाल पर उसने इस बात में यूं सर हिलाया जैसे वो देख रहा हो। सर, मुझे लगता है काम सुल्तान का है। आपके गांव की जानिब पनाह लेने आने वालों के साथ उसके अलावा कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। सैफ की तस्दीक के जवाब पर मारिच ने मुठ्ठियां भींच ली। इसकी हीरोगिरी निकालनी पड़ेगी। दांत पीस कर कहते मारिच सिकंदर ने सैफ कमाल को चौंका दिया। आज तक सुल्तान की जानिब से की गई तमाम हरकतों पर कभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो लड़की कहाँ है? याद आने पर उसने अगला सवाल किया। सर, उसके रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मान सहरा जिसके पास जाना था उनका एड्रेस जान बचाने के दौरान वो गुम कर चुकी है। सैफ के मजीद कहे जाने पर उसने सर इस बात में हिलाया। ऐसा करो, उसकी रिहाई यहाँ हवेली के मेहमान खाने में करवा दो। कुछ सोचकर वो कह के उठ खड़ा हुआ और उसी तेजी से सैफ भी खड़ा हो गया। कब तक के लिए सर? उसके सवाल का मकसद मारिच समझता था। इस हवेली की मकीन जरूर एक अनजान लड़की के यहाँ आकर रहने पर बहुत सवाल उठाने वाले थे। जब तक वो लड़की अपने आगे के बारे में कुछ नहीं सोच लेती, तब तक हमें उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसकी अगली हिदायत पर सैफ ने सर हिलाया और फिर मारिच को गाड़ी की जानिब बढ़ता देखकर खुद तेजी से आकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। मारिच के बैठते ही ड्राइविंग सीट संभालकर उसने गाड़ी स्टार्ट करके गजनफर अहमद की उस आलीशान हवेली से निकाल ली। गाड़ी अब गांव की तंग मगर पक्की सड़कों से तेजी से गुजरती हुई भाग रही थी। सुल्तान पर नजर रखो, उसके पल पल की मुझे खबर चाहिए और मुझे हूद के हाथ ड्रॉप करके तुम उस लड़की को हवेली ले जाना। कुछ देर की खामोशी के बाद जो बात कही गई उस पर सैफ ने चौंक कर बैकव्यू मिरर से मारिच को देखा, जो शीशे से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा खिड़की की सिमत था। ओके बॉस। उसके अंदाज पर मारिच ने सर सीट की पुश्त से टिका लिया। एक लम्हा जावेदाना अगर हो सका तो क्या, हमको शिकस्ते हरफे तमन्ना का गम नहीं, आईने संग बारिये फितरत का रंज है, शीशों के सोगवार मसीहा का गम नहीं। मुस्तफ़ा ज़ैदी। लरसती कांपती कदमों से वो अपने आगे चलते शख्स के पीछे चलते हुए खौफ से इर्द गिर्द देख रही थी। दिल में कुंडली मारे बैठा खौफ इतनी दूर आ जाने के बावजूद खत्म नहीं हो रहा था। उसका सामान वहीं कहीं भाग दौड़ में गिर गया था। सिर्फ उसके पास वो छोटा सा पर्स बचा था, जिसमें सदफ का दिया गया मोबाइल और अपने बैंक के कार्ड से। बस यही इत्मीनान काफी था कि उसको फिलहाल पैसों का मसला नहीं होगा। आप यहाँ जितने दिन रहना चाहें रह सकती हैं। वो जो खामोश कदमों से उसके पीछे जा रही थी, सैफ कमाल की बात पर चौंकते हुए उस आलीशान हवेली को देखने लगी। अंदर की जानिब बढ़ते सैफ की निगाहें ड्राइंग रूम में रात का खाना खाते उन सब तक गईं, मगर वो उस लड़की को लिए आगे बढ़ने लगा। तभी रिफ़त बेगम की आवाज़ पर उसे पलटना पड़ा। कहाँ जा रहे हो सैफ? और ये लड़की कौन है? उनकी पुकार पर सब चौंक कर हॉल की जानिब देखने लगे, जबकि काशिफ के बाकायदा कान खड़े हो गए। आप इधर ही रुकें। वो उसकी जिम्मेदारी थी और सैफ कमाल जानता था कि उन लोगों की जुबान के आगे खंदक है। पहले से खौफजदा लड़की को मजीद खौफ का शिकार नहीं करना चाहता था। ये लड़की सर की मेहमान है। उसकी आवाज़ काफ़ी दूर खड़ी उस लड़की तक तो नहीं पहुंच सकी, मगर असमारा मुबीन ज़रूर तेज़ी से उठ खड़ी हुई थी। कोई लड़की हो और वो भी मारिच सिकंदर की मेहमान, ये नामुमकिनात में से था। सीधी और साफ बात बताओ। कुर्सी धकेल कर उठ खड़े होकर तेज लहजे में कहती असमारा ने सैफ समेत सबको चौंका दिया। यानी कि उसके दिल से मारिच सिकंदर की मोहब्बत अभी तक नहीं गई थी। रिफ़त बेगम ने तासुब से अपनी बेटी को देखा, जो मोहब्बत के मामले में अकल की अंधी साबित हो रही थी। ये मुसीबत में है और मारिच सिकंदर ने इस गांव में हर मुसीबत के शिकार शख्स की मदद करना अपने ऊपर फर्ज कर रखा है।
وہ اپنے باس کے لیے کوئی مشکلات نہیں چاہتا تھا، تبھی سیدھا سا کہہ دیا۔ چند پل وہ مشکوک نظروں سے دور کھڑی لڑکی کو دیکھتی رہی اور پھر تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس لڑکی نے چونک کر وہاں دیکھا جہاں ایک ماڈرن تیز ترار سی لڑکی اس اشارے سے اپنی جانب آنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر سیف کمال کو دیکھا جس نے تسلی بھرے انداز میں سر ہلایا۔ آہستہ قدموں سے وہ ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے سخت نظروں سے دوپٹے میں آدھے چھپتے حسن کو دیکھ کر سختی سے کہا۔ آیت تطہیر۔ اس کے مدھم لہجے میں اس قدر چاشنی تھی کہ ان سب کا ٹھڑک جانا فطری تھا۔ چند لمحے اس کو یوں ہی سخت نگاہوں سے تولتی اسمارا نے اس کو پریشان کر دیا۔ کیا وہ ایک مصیبت سے بچ کر دوسری میں پھنس گئی تھی؟ کہاں سے آئی ہو؟ اس اگلے سوال پر لمحے بھر کے لیے آیت کا رنگ فک ہوا تھا۔ اسلام آباد، حلق تر کر کے اس نے بامشکل کہا۔ ظاہر ہے وہ اس گھر میں کچھ دن پناہ لینے آئی تھی تو ایسے سوالات جائز تھے۔ اس کے جواب پر اسمارا کے تاثرات تیزی سے بدلے۔ شہر کی لڑکی، اگر وہ تیز ترار ہوئی اور مارج سکندر پر، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پناہ لینے آئی ہو نا، وہی لینا۔ مزید لالچ کر کے کچھ اور چاہا تو میں خود تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے نکال باہر کروں گی۔ مدھم سخت آواز میں اس کی جانب جھک کر کہتی اس نے پہلے سے پریشان اور مضطرب آیت کو متفکر کر دیا۔ چلے میڈم۔ سیف نے اس کے چہرے پر دوڑتے خوف اور پریشانی کو پڑھ لیا تھا، تبھی بدمزگی مزید پھیلنے سے قبل اس کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ آیت سست قدموں سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہال سے باہر نکلی اور پھر ٹھہر گئی۔ مجھے لگتا ہے کہیں اور ٹھہرنا چاہیے۔ سیف کی توقع کے مطابق جواب آیا۔ یقیناً وہ اتنی سمجھدار ضرور تھی کہ یہاں پلتی خاندانی سیاست کی بو نہ سونگھ سکتی۔ آپ بے فکر رہیں، سر کے ہوتے ہوئے آپ کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے پھر سے تسلی بھرے الفاظ پر اس بار آیات کا دل مطمئن نہیں ہو سکا۔ اللہ جانے کون سر تھے جو ابھی تک اسے نظر نہیں آئے تھے، بس کل سے ذکر ہی سنتی آ رہی تھی۔ دل میں ڈھیروں دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر سیف کمال کی معیت میں وہ مہمان خانے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اگر یہاں اس کے لیے ٹھہرنا مشکل ہوا تو وہ یہاں سے جانے میں ایک لمحے کا وقت بھی نہیں لگائے گی، یہ طے ہو گیا۔ جانے کتنے سال گزر گئے، ان سالوں میں جو دیکھا ہے، جو سوچا ہے، جو مجھ کو محسوس ہوا ہے، جتنا غور کیا ہے، پلکوں کی دہلیز سے کتنے خواب سمیٹے جن کو میں نے تعبیروں میں ڈھلتے اور بکھرتے دیکھا، کتنے وعدے عشق نبھائے، کتنی راتیں جاگیں اور لوہے ہوا پر کتنے حرف سجائے، مجھ پر کیا کچھ بیت گیا، کیا حال احوال ہوا ہے، بعض اوقات تو سانس بھی لینا کارے محال ہوا ہے، لیکن دل کے کھلیانوں میں امید کی ہریالی کا جو موسم تھا، مجھ میں آج بھی ہرا بھرا ہے، سچا اور گھرا ہے۔ سلیم کوثر۔ اس کمرے میں ٹھہرے اسے آج دوسرا دن تھا۔ اس عجیب سی فیملی میں بیٹھ کر کھانے سے زیادہ بہتر اس کو یہیں کھانا کھانا لگا۔ تبھی بلاوے کے باوجود وہاں نہیں گئی۔ وہ یہاں خاموشی سے رہنا چاہتی تھی، بغیر کسی بھی قسم کے بدمزگی پھیلائے۔ ابھی بھی وہ خاموشی سے باہر کو کھلتی کھڑکی سے باہر اترنے کو تیار شام کو دیکھ رہی تھی۔ جاتی سردیوں میں دوپہر 4 بجے کا منظر بھی دل فریب لگ رہا تھا۔ باہر باغ میں لگے پھول اور گھاس اس دل کو تڑواہٹ پہنچا رہے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلے جانے پر اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ دروازہ اندر سے بند رکھتی تھی۔ کوئی اور ہوگا تبھی کھٹکھٹایا نہیں، کیونکہ اس کو کھانے آنے والی ملازمہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ اندر سے بند رکھتی ہے۔ کون ہے؟ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میں کاشف ہوں، امی کہہ رہی ہیں آپ سے پوچھ لوں کہ کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ دروازے کے پار سے نہایت مؤدبانہ انداز میں آنے کا مدعا بتائے جانے پر کچھ سوچ کر آیت نے دروازے کی چٹکھنی کھولی۔ بالکل تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس کو دیکھا جس پر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھے دیکھا تھا۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ آہستی سے کہہ کر اس سے قبل وہ دروازہ بند کرتی مقابل نے تیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ جھٹکا کھا کر لرزتی آیت نے اس ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر کاشف نے دروازے کو پوری قوت سے پیچھے کی جانب جھٹک دیا۔ لڑکھڑا کر پیچھے ٹیبل سے لگتے ہوئے اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ سنہری آنکھیں پھیلائے وہ اس کو بے یقینی سے دیکھنے لگی، جو مسکراتے چہرے سے اندر آتے ہوئے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپتی لڑکی کو محظوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ کس حسن کو گھر میں لایا ہے وہ بدذوق آدمی۔ اس عامیانہ لہجے پر آیات کا پورا وجود لرزنے لگا۔ کم از کم اس حویلی میں اس کو کسی سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کے بڑھنے پر تیزی سے قدم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ کھڑکی کے پٹ سے لگی۔ چند پل وہ خوف سے اس شخص کو دیکھے گئی جس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ حویلی میں کوئی نہیں ہے، ورنہ وہ یوں شرافت کا لبادہ اتار کر کبھی مت آتا۔ اس نے پھیلتی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا اور پھر بے خوف اطمینان سے کھڑے شخص کو پوری قوت سے دھکا دے کر اس کے برابر سے بھاگ کر گزرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لڑکھڑا کر سائڈ پر سہارا لیتے کاشف نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا تو یقیناً اس چھوا بلی کے کھیل میں اسے بہت مزہ آنے والا تھا۔
तेजी से भागती मुख्तलिफ राहदारियों को अबूर करती। आयत सामने वाली लकड़ी के गेट की जानिब जाने के बजाय कुछ सोचकर तेज कदमों से खाली किचन के पिछले भाग को जाते दरवाजे से भाग कर निकल गई। यकीनन इस हवेली में पीछे से निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा, वरना आगे उस घटिया शख्स को उम्मीद होगी कि उसने वहीं आना है। तेज कदमों से भागते हुए पीछे देखकर उसका एक पाँव गमले से टकराया। जोर की कराह के साथ तेजी से अपने होठों पर हाथ रखकर वो लड़खड़ाकर गिरने को थी। तभी किसी की मजबूत गिरफ्त ने उसे बाजू से थामकर सीधा किया। खौफ से सिकुड़कर फैलते दिल से उसने अपना हाथ यूं छुड़ाया जैसे किसी अफरियत के शिकंजे में हो। क्या हुआ? आप ठीक हैं? उस बहुत मध्यम इस्तफसार पर इससे पहले कि वो पलटती किचन के दरवाजे से उस खबीस शख्स को आते देखकर वो तेजी से भागकर उस शख्स के पीछे गई और उस बौखलाते शख्स को समझने का मौका दिए बगैर उसके मजबूत चौड़े शाने पर अपना लरसता हाथ रखकर खुद को उस लंबे चौड़े भारी जिसामत वाले शख्स के पीछे छुपा लिया। वो उस शख्स के वर्जिशी लहीम शहीम वजूद के पीछे बआसानी छुप गई थी। आप क्या कर इससे पहले कि वो अपना शाना छुड़वाता, मजबूत होती उस लरसती गिरफ्त पर मारे सिकंदर साकिन हो गया। शाने पर मौजूद उस लरसते लम्स ने उसके दिलो दिमाग को झंझोड़कर जैसे कोई गहरी नक्श हुई याद को खरोंच कर ताज़ा करके रख दिया था। जबकि उसके क़यामत के ज़ेर असर वजूद से बेखबर आयत ने उस घटिया और कमीने शख्स को वापस जाते देखकर सुख का सांस लेते हुए अपना हाथ तेजी से खींच लिया। खौफ के बादल छटते ही उसे अब समझ आई कि वो कब से एक और गैर और कतई अनजान शख्स के पीछे छुपी हुई थी। उसकी किस्मत ही खराब थी। होंठों के बेबसी से कुचलकर मरे कदमों से आंखें शर्मिंदगी से झुकाए वो सामने आई, मगर चेहरा उठाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। कौन है आप? उस आवाज पर आयत का खौफ से सुन हुआ जहन बेदार होने लगा। उस सवाल उस मध्यम आवाज ने न जाने क्यों दिल की कई सालों से खामोश बैठी धड़कनों को मुंतशिर कर दिया। बामुश्किल चेहरा उठाकर उसने ऊपर देखा और फिर उसको लगा वो नजरें झुका नहीं सकेगी, क़यामत तक सांस नहीं ले सकेगी, क्योंकि उसके ऐन सामने स्याह टर्टल नेक शर्ट पहने, मुकम्मल स्याह लिबास, आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए, घने स्याह बाल बेतरतीबी से बिखराए वही शख्स खड़ा था जिसका नाम वो खुद से तन्हाई में भी लेने से लरस कर कतराती थी। वही शख्स जिसके ऐशो इशरत से रहने की उसने उन 5 सालों में कितनी दुआएं की थीं। यकीनन वो दुआएं रायगा नहीं गई थीं। तभी तो गुजरते वक्त ने जहां आयत ततहीर को बेअमा और लाचार और मजबूर किया था, वहीं सामने खड़े मारे सिकंदर पर बेहद मेहरबान साबित हुआ था। गुजरते वक्त ने उस शख्स को मजीद वजीहा, दिलकश और शानदार बना दिया था। आज भी वो शख्स उतना ही शहाना व जहाद से भरपूर और आहनी मालूम हो रहा था। चांदनी झील ना शबनम ना कवल में होगा, अब तेरा अक्स फकत अपनी गजल में होगा। और एक सांस को जीने की तमन्ना कर लें, एक लम्हा तो अभी दश्ते अजल में होगा। राख माजी की कुरेदो ना पलट कर देखो, आज का दिन भी हुआ गुम तो वो कल में होगा। क्यों किसी मोड़ पर रुक रुक के सदा दें उसको, वो तो मसरूफ मुसाफत के अमल में होगा। जिससे मंसूब है तकदीर दो आलम का मिसाज, वो सितारा भी तेरी जुल्फ के बल में होगा। आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? बढ़ती खामोशी पर उसको बगौर देखते शख्स ने फिर से वही सवाल करते हुए आयत तथीर को जैसे उस गहरे ख्वाब से बेदार कर दिया जो वो 5 साल से मुसलसल जागती आंखों से देखती आ रही थी। उसकी बेयकीनी से फैली आंखों से एक आंसू टूटकर रुखसारों पर गिरा और उस शख्स के सामने यूं भरम टूट जाने पर शर्मिंदगी और खफत से वो तेज कदमों से भागकर किचन के दरवाजे से अंदर की जानिब भाग गई। क्या हुआ सर? वो वहीं साकिन सा खड़ा रहता अगर जो सैफ उसको पुकार ना लेता। सब लोग कहीं गए हुए हैं? उसके सवाल पर सैफ तेजी से उस तक आया। जी सर, शेख अजमल की बेटी की शादी में। उसके तफसीली जवाब पर मारिज ने अपनी घनी स्याह दाढ़ी फैलाई, दिमाग में जैसे कूंदा लिपका। तो वो लड़की? उसके सवाल पर सैफ ने कुछ चौंक कर अपने सर को देखा, जैसे चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से महसूस हो रहे थे। वो मेहमान खाने में है। उसके जवाब पर भी मारिज सिकंदर को तसल्ली नहीं हुई थी। कुछ था जिसने उसे उसके दिल को बेचैन कर दिया था। काशिफ नहीं गया? उसका जैसे ठटका, जबकि सैफ उसके इस्तफसार पर चौंक गया। जी, उनकी गाड़ी पोर्च में खड़ी है। सैफ के बताए जाने पर उसको परेशानी घेरने लगी, यानी वो लड़की उसके मेहमान थी और काशिफ की हरकतों से खौफजदा होकर यहाँ आई थी, मगर उससे भी डर गई थी। एक तो ये काशिफ, तुम जाकर उस लड़की के पास किसी औरत को भेजो। मारिज के कहे जाने पर सैफ इस बात में सर हिलाकर तेजी कदमों से किचन के दरवाजे से अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि मारिज चंद लम्हे के लिए खाली खाली ज़हनी से वहीं देखता रहा कि अब लम्हा भर के लिए ही सही उसका दिल भुलाई ना जाने वाली बरसों पुरानी कैफियत से एक बार फिर रोशनास हुआ था।
कमरे में आके कुंडी और लॉक लगाकर खिड़की तेजी से बंद करते ही उसने दोनों हाथ सख्ती से होंठों पर जमाकर अपनी सिसकी का गला घोंटा। कई सालों से संभाल कर रखे आंसू भल भल कर गिरते हुए उसका सारा भरम तोड़ गए। वो जिसके वहम की आहटों में उसने 5 साल गुजार दिए थे, वही दबे पांव अनजान बनाकर वक्त उसके मुकाबले आया था। वहीं सुना साहब के साथ बैठे बैठे रात हो गई, मगर उसकी बिखरी सोचें यकजा नहीं हो सकी। उस शख्स को देख लेना आज भी दिल जज्बों और असाब का इम्तिहान था। मुस्तरिब बेचैन समातें सख्ती से बंद दरवाजे पर तेज होती धड़कनों के साथ लगी थीं। हर गुजरता लम्हा उसकी मोहूम सी उम्मीद को मुंह चढ़ाने लगता कि वो शख्स उसके पीछे आएगा। वो तो एक नफी पर रास्ता बदलकर कभी पलट ना कर देखने वाली राहों का मुसाफिर था। रात जागी तो कहीं सहन में सूखे पत्ते चुरमुराए कि कोई आया है। हम शौक के मारे हुए दौड़े आए, गो के मालूम है कि तू है ना तेरा साया है। हम के देखें कभी दालान कभी सूखा चमन, उस पे धीमी सी तमन्ना के पुकारे जाएं। फिर से एक बार तेरी ख्वाब सी आंखें देखीं, फिर तेरे हिजर के हाथों ही भले मारे जाएं। हम तुझे अपनी सदाओं में बसाने वाले इतना चीखें कि तेरे वहम से लिपट कर रोएं, पर तेरे वहम भी तेरी ही तरह कातिल हैं। सो दर्द है जाना, कहो कैसे सोएं। बस इसी कुर्ब के पहलू में गुजारे हैं पहर, बस यूं ही गम कभी काफ़ी कभी थोड़े आए। फिर अचानक इसी लम्हे में जो चटकते पत्ते, हम वहीं शौक के मारे हुए दौड़े आए। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या मजबूर बेकस होकर उसके घर पनाह ले रही है? उसने क्यों आयत को पहचाना तक नहीं? इतने सवालों के झकड़ उसके जहन में चकरा रहे थे कि सर दुखने लगा। वो तो वैसे का वैसा था जैसे बगैर चूहे वक्त गुजर गया हो। आज भी उतना ही शानदार, वजी और शहाना था। और आयत, वो तो उसके सामने बहुत छोटी पड़ गई थी। उसके पास तो गुजरे जालिम वक्त में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने दिया था। वो तो पहले ही खुद को मारिच सिकंदर के सामने बहुत अर्जा महसूस करती थी। और अब लम्हे भर में उसने कोई फैसला किया और फिर तेजी से वो अपना इकलौता छोटा सा सेलफोन और पैसों वाला पर्स मुट्ठी में दबाकर स्याह बड़ी सी चादर ओढ़कर बाहर को निकली। एक मोहतात नजर दोनों तरफ में डालकर वो तेज कदमों से लकड़ी के बंद दरवाजे की जानिब बढ़ी। मिस आयत जैसे ही दरवाजे का हैंडल घुमाने लगी, पीछे से आती सैफ की पुकार पर वो खुद को संभाल कर तेजी से पलटी। कहाँ जा रही हैं आप? उसकी उजलत और अंदाज देखकर सैफ कमाल समझ गया कि वो यहाँ से निकल रही है। मेरे ख्याल से 2 दिन बहुत होते हैं, मुझे कहीं और जाकर रहना चाहिए। वो जानती थी कि सैफ ने उसकी काफ़ी मदद की थी, इसलिए कम से कम उस पर वाजे करना चाहती थी। सैफ ना समझी से आ गया। मगर आपका इरादा यहाँ ज़्यादा दिन रुकने का था। सैफ ने जैसे उसका ही ख्याल सामने रखा। इरादे का क्या है, बनते बिगड़ते रहते हैं। मैं मजीद यहाँ नहीं रहना चाहती, उसने आपके साफ कह दिया। सैफ ने एक नज़र पीछे देखकर उसको देखा, जिसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के अलावा कुछ भी ना था, जिसे वो समझ नहीं सका। किसी ने आपसे कुछ कहा है? देखे, मेरे बॉस को मालूम हुआ कि आप ऐसे जा रही हैं तो उनको बहुत अफसोस होगा। आगे बढ़कर सैफ ने तेजी से कहा, जबकि उस जिक्र पर आयत ने बमुश्किल अपने चेहरे के तासुरात सपाट रखे। मैं इस गांव में पनाह लेने आई हूँ सैफ साहब। जब मुझे इस हवेली में ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ क्यों रहूँगी? उसके साफ और दो टोक जवाब पर सैफ ने परेशानी से उसको देखा। वो समझ गया कि मारिच ने उसे किस खदशे के तहत यहाँ भेजा है। देखें, अभी रात हो चुकी है, आप कमरे में जाएं। मैं सर से बात कर लूँ, फिर आपको जो भी मुनासिब लगे आप कर सकती हैं। सैफ के कहे जाने पर चंद लम्हे के लिए उसके जहन में जमा तफरीक चली। वो वाकई रात के वक्त कहीं नहीं जा सकती थी, ख़ास तौर पर जब वो हो भी एक अनजान जगह पर। मैं सुबह होते ही अपना इंतज़ाम कहीं और कर लूँगी। आहिस्ता से बावर करवा कर तेज़ कदमों से वो वापस मेहमान खाने को जाती राहदारी की जानिब बढ़ गई, जबकि सैफ कुछ परेशानी से सोचते हुए वापस पिछले दालान की जानिब आया, जहाँ मारिच सिकंदर कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठा था। इसको यूं बैठे देखकर सैफ का ठिठकना बनता था। तभी चंद पल खामोशी से मारिच के चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात को नासमझी से देखता रहा। सब खैरियत है ना सर? सैफ की आवाज़ पर मारिच चौंक कर सीधा हुआ। वो बेनाम सी कैफियत जिसने कुछ देर पहले उसे जकड़ दिया था भग से उड़ी थी। देखा है उस लड़की को? मारिच के सवाल पर वो चंद कदम आगे आया। सारे मुलाजमी अपने क्वार्टर्स और घरों में जा चुके हैं, लेकिन मैंने उस लड़की को कह दिया है कि उसके कमरे में सब मौजूद है, इसीलिए दरवाज़ा लॉक कर ले और आज बाहर ना निकले। सैफ की तफसील पर किसी हद तक मुतमिन होकर उसने इस बात में सर हिलाया। लेकिन बॉस, सैफ की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मारिच ने चौंक कर चेहरा उठाया। वो लड़की कल यहाँ से जाने का कहकर गई है। वो अपना इंतज़ाम कहीं और करना चाह रही है। सैफ की बात पर मारिच के पेशानी पर शिकने फैलने लगीं। मैं सुबह बात करता हूँ काशिफ से,
ये लातों का भूत है, बातों से नहीं सुधरने वाला। कुछ सोचकर वो उठ खड़ा हुआ, जबकि सैफ ने झुककर टेबल के साथ पड़ी स्टिक उसके जाने बढ़ाई। स्टिक थामकर तेज कदमों से अपने जाने कमरे की जाने बढ़ गया। सैफ चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर सर झटककर गाड़ी की जानिब कदम उठाने लगा। उसके घर जाने का वक्त हो गया था। माल सारा लोड करवा दिया है? मतीन सिकंदर ने करीब आते आसिम से पूछा, जो हाथ में ब्रीफ केस थामे उनकी जानिब आ रहा था। जी करवा दिया, और साथ सारे आदमी भी भेज दिए हैं। उसकी बात पर मतीन साहब के बराबर बैठे मुबीन साहब ने हंकारा भरा। इस बार गलती और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है आसिम। मुबीन साहब के कहे जाने पर आसिम और मतीन साहब ने उनको देखा, जो किसी गहरी सोच में गर्क थे। पिछली बार जो हमारा सारा माल जाया हुआ है, उस पर हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इस बार हमें आखिरी वार्निंग दी गई है। मतीन साहब के मजीद कहने पर मुबीन साहब ने भी इस बात में सर हिलाया। हमारे 4 ट्रक चोरी हुए हैं, इसलिए पहले से ही मुतबादिल प्लान तैयार रखना, वरना इस बार कोई ऊंच नीच हुई तो सफीर साईं हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मतीन साहब ने परेशानी से कहा, क्योंकि वो लोग तो पहले ही सफीर साईं के मकरूज थे। ऐसे में अगर मामलात खराब हुए या मारिज को उनके कामों की भनक भी पड़ गई तो सारा मामला खटाई में पड़ सकता था। अगर मारिज को हमारे धंधे की, वो जो अपनी बात मुकम्मल करने लगे थे, काशिफ को आते देख कर रुक गए। मुझे समझ नहीं आती आप उस धंधे को क्यों अपना हवा बना कर रखा हुआ है आप लोगों ने। मैं तो कहता हूँ सफीर साहब के आदमियों के हाथों सफाया करवाएं उसका। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसके मशवरे पर मतीन और उबीन ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। काशिफ की बात में वजन था। अभी वो वक्त नहीं आया बाबा। आसिम जैसे उन लोगों को कुछ याद दिलाया, जबकि काशिफ भी याद आने पर दांत पीस कर रह गया। बस इसी वजह से जी रहा है, वरना कब का अपने माँ बाप के पास होता। मुबीन साहब ने मुठियां भींच कर कहा, जबकि काशिफ का बस नहीं चल रहा था कि आज ही कुछ ऐसा करे कि मारिद सिकंदर का नाम सफाई हस्ती से मिटा दे। वो इस कदर गहरी सोच में मगन था कि अपने बराबर बैठे आसिम से भी गाफिल रहा। तुम किस चक्कर में हो? सब शादी पर गए हुए थे, ऐसे में उसका घर जाकर डेरे पर आना बात कुछ हजम करने वाली नहीं थी। जबकि आसिम के सवाल पर काशिफ ने थोड़ी खुचाई। शिकार हाथ से निकल गया, उसको जाल में फंसाने के तरीके सोच रहा हूँ। उसके मानी खेज अंदाज पर आसिम ने गौर से उसको देखकर मतीन और मुबीन साहब को देखा, जो अपनी बातों में मसरूफ हो गए थे। नई मेहमान पर नजर है ना तुम्हारी? आसिम के वसूख से कहे जाने पर काशिफ ने चौंक कर उसको देखा और कमीनेपन से मुस्कुराया। हीरा लेकर आया है इस बार, उस कमीने का चमचा, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि घर में हीरे की कान मौजूद और बाहर हीरा तलाशता फिरूं। उसके अंदाज पर आसिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जानता था कि काशिफ के ऐसे ही शौक थे। मत भूलो कि मारिज भी वहीं होता है, उसके होते हुए इन चक्करों में ना ही पड़ो। आसिम का मशवरा मुखलिसाना था, क्योंकि उसे याद था कि कैसे कुछ अरसे पहले पूरे गांव के सामने मारिज ने उसको झाड़ पिलाई थी, और यकीनन ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं थी कि काशिफ भूल जाता। और असल बात तो यही थी कि काशिफ भूला नहीं था। औरतों की इज्जत का अलम बरदार के वो बाजू काटने ही पड़ेंगे, जिसे ये अलम उठाकर फिरता है। उसके पुरसोच अंदाज पर आसिम ठटक गया। अभी फिलहाल कुछ मत करना, नई मेहमान है, पहले ही खौफजदा है, ऊपर से ये चंद दिन हमारे लिए वैसे ही बहुत हसास हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? आसिम ने उसका कंधा थपक कर उसे जैसे किसी भी गलत हरकत से बाज रखना चाहा, मगर जानता था कि वो बाज रहने वालों में से नहीं था। समझ रहा हूँ सब। माल डिलीवर हो जाए तो हवेली में जश्न रखेंगे। उसकी आंखें किसी ख्याल से चमकी, जबकि आसिम ने भी मुस्कुराकर तायद में सर हिलाया। इस बार उनका माल बाहिफाजत पहुंच जाए तो उनके वारे न्यारे हो जाने थे। उनकी नस्लें संवरने का दारोमदार इसी डील पर था। सैफ ने उसे बताया था कि सुबह भी वो लड़की कमरे से नहीं निकली। शायद वो अपने लिए आगे का लाहेअमल तरतीब दे रही थी, या जो भी, मगर कम अज कम मारिज को तसल्ली हो गई थी। दोपहर का खाना मुलाजमा के हाथ मेहमान खाने भिजवाकर वो खुद लाउंज में आया, जहां आसिम, अरूज, काशिफ, सनोबर और असमारा नश्तें संभाल कर बैठे थे। आज सबकी छुट्टी थी, और भी कुछ इस हवेली में चल रहा था जिसे समझने से कम अज कम मारिज सिकंदर कासिर था। मॉरिस को आते देख सब बातों में मसरूफ अफराद ने चेहरा उठाकर उसको देखा, जो स्टिक के सारे बड़े सोफे पर बैठ रहा था, जहां उससे कुछ फासले दूर ही काशिफ टांगे टेबल पर फैलाए रिमोट कंट्रोल हाथ में पकड़े कोई इंग्लिश फिल्म देखने में मगन था। उसको बैठते देखकर बुरे बुरे मुंह बनाकर गानों की आवाज तेज करती। जानता था कि मारिस जहाँ किस काम से आया है। रिमोट इधर दो। उसकी संजीदा आवाज पर काशिफ से चेहरा फेर कर उसको देखा, जो उसके बजाय एन सीट में देखते हुए हाथ आगे बढ़ाए हुए था। खबरें देखनी है?
बड़े ही मज़े से सवाल आया। कुछ कहे बगैर मारिज का हाथ सामने के बजाय उसकी सिमट गया, जबकि काशिफ ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर इधर उधर देखकर टेबल पर पड़ी एश ट्रे उठाई और होंठों पर रखकर उन सबको खामोश रहने का इशारा करके बाएं हाथ में रिमोट संभालकर उसके जानिब खिसक कर उसके हाथ पर एश ट्रे फुर्ती से रखी। और इससे कबल लम्हे के 1000वें हिस्से में पीछे होता, मारिज ने उसके हाथ से रिमोट छीनकर वो एश ट्रे हाथ में मजबूती से थामकर उसके चेहरे की जानिब बुलंद की। लम्हे भर के लिए काशिफ का सांस रुका और फिर वो तेजी से पीछे हुआ। अगर जो वो बर वक्त पीछे ना होता तो ऐश्वर्य उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देती। दांत पीसकर उसने ऐश्वर्य टेबल पर रखकर सुकून से पीछे होकर बैठते मारिज सिकंदर को देखा, जो इत्मीनान से चैनल सर्फिंग कर रहा था। जी चाहा एक आध उसको जड़ ही दे। इससे पहले कि वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाता, मारिज की कही बात ने उसे और आसिम को चौंका दिया। सुधर जाओ काशिफ मतीन, अभी बहुत वक्त है। उसका इशारा जिस जानिब था उसको सिर्फ काशिफ ही समझा, जबकि बाकी सबने सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखकर आसिम को देखा, जिसने लाइलमी से शाने अचकाए। कल ही वो काशिफ को समझा रहा था और मारिज इतनी जल्दी उसकी जानिब से ठटक भी गया। अगर ना सुधरा तो? उसको मारिज सिकंदर का पुरसकून तंबिया करने वाला अंदाज एक आंख ना पाया था, तभी तड़क कर बोला। मारिज ने आगे को होकर रिमोट टेबल पर रखकर अपने स्याह ग्लासेस उतारकर चेहरा फेरते हुए काशिफ की जानिब रुख किया, जो उसके सफेद पत्थर हो चुकी आंखों को बगौर महसूस होकर देखने लगा। तो मुझसे बुरा तुम्हारे हक में कोई नहीं होगा। सब जानते थे कि मारिज सिकंदर की धमकी सिर्फ धमकी नहीं होती थी, वो नाबीना होने के बावजूद काशिफ का हशर नशर कर सकता था, इतना ही असर रसूख रखने वाला था। तभी तो बहुत सी आंखों में कांटे की तरह खटक रहा था, मगर गाफिल नहीं था। कम से कम ये बात वो बहुत अच्छे से जानता था। काशिफ ने मुठ्ठियां भींचकर उस अंधे को देखा जो हमेशा पल भर में उसका सारा मूड खराब कर देता था। वो लड़की मेरी मेहमान है काशिफ। दोबारा तुमने उसकी जानिब देखा या उसकी जानिब कदम बढ़ाए तो तुम जानते हो अंधा होने के बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ। काशिफ को देखने के बजाय एलईडी स्क्रीन पर नजर आंखें जमाए आहिस्तगी से कहते हुए उसने काशिफ को तिलमिलाने और अस्मारा को छटकने पर मजबूर कर दिया। मजीद कुछ कहे बगैर अपने स्टिक थामकर वो उठ खड़ा हुआ, जबकि आसिम ने बगौर उसके संजीदा चेहरे तासुरात को देखा, यानी वो काशिफ को यही कहने आया था। उसके दूर जाते कदमों पर आसिम ने गहरा सांस लेकर उसको देखा, तभी उसकी निगाह टीवी पर आहिस्तगी से चलती खबरों की सुर्ख पट्टी तक गई और बौखलाकर उसने तेजी से रिमोट उठाकर आवाज ऊंची करते हुए उन सबको चौंका दिया। आसिम, क्या हुआ है? सनोबर उसके चेहरे को देखकर परेशानी से खड़ी हुई, मगर आसिम उसको देख और सुन नहीं रहा था। उसकी साकिन नजरें स्क्रीन पर चलती वीडियो और तस्वीर पर थीं। नाजरीन, आपको बताते चले कि मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी आते एक ट्रक से भारी मिकदार में नशा आवर अद्वियात बरामद की गई हैं। ये अब तक की चौथी रेड है। जराये के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले के तमाम ट्रक रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद ड्रग्स और गैर कानूनी असलहे की सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। काशिफ ने सीधे होकर आसिम के परेशान चेहरे को देखा। उन दोनों के चेहरे से गोया सारा खून उछल कर रह गया था। सब लड़कियां हैरानगी और नासमझी से उन दोनों को देख रही थीं। सेलफोन जेब से निकालकर किसी को कॉल मिलाते हुए आसिम तेज कदमों से बाहर की जानिब भागा। इनको क्या हुआ है? अरूज ने हैरानगी से काशिफ को देखा, जो खुद परेशानी से स्क्रीन को देख रहा था। उनका अब क्या होगा? ये भी यकीनन तुम्हारी हरकत है। स्याह हुड पहने शख्स ने उस सवाल पर चौंक कर सामने आते शख्स को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। जब मालूम है तो पूछते क्यों हो? उसका अंदाज बहुत बेनियाज था, यूं जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। सुल्तान, तुम गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। मुकाबिल के लहजे में बेहद फिक्र थी, जिसे उस स्याह हुड वाले शख्स ने चुटकियों में उड़ा दिया। उन लोगों को मुझे उकसाना नहीं चाहिए था। सारा कसूर उनके खाते डालकर बेपरवाही से कहा। तुम जानते हो, बॉस ने तुम पर नजर रखने का कहा है मुझे। वो शख्स सामने आया तो उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो मारिज सिकंदर का सेक्रेटरी और राइट हैंड मैन सैफ कमाल था। सुल्तान ने तनफ्फुर से यूं सर झटका जैसे उसे इस बात से जरा फर्क ना पड़ा हो। वो अंधा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसके लहजे में मारिज सिकंदर के लिए बेहद झुंझलाहट थी। मत भूलो कि वो मारिज सिकंदर है। उसने बसारत रखवाने के बदले और बहुत सी इसे काबू कर रखी हैं। सैफ का अंदाज तभी भरा था। सुल्तान ने नागवारी से चेहरा फेरा और उसका चेहरा अब रोशनी में वाज़ेह हुआ। वो साफ चेहरे, जज्बे नजर, पुरकशिश नकूश का मालिक था। तुम यहाँ मुझे मारिज नामा सुनाने आए हो? उसके अंदाज पर सैफ ने गहरा सांस लिया। जानता था कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें वो लड़की कहाँ से मिली थी? कुछ याद आने पर सैफ ने पूछा, जबकि सुल्तान ने ना समझी से उसको देखा था। कौन सी लड़की? वो वाकई इतनी औरतों को बचाकर बहिफाजत मारिज सिकंदर के यहाँ पहुंचाता था कि अब गिनती याद न थी ना शक्लो सूरत। बॉस की नई मेहमान। सैफ की वजाहत पर उसने समझकर सर हिलाया। जंगल में किसी से जान बचाकर भाग रही थी, मुझे देखते ही बेहोश हो गई।
سلطان نے سادگی سے کہا، جبکہ سیف نے بغور اس کے سادہ انداز کو دیکھا۔ خام خواہ باس سے کھاتے ہو تم، ورنہ تم اور وہ ایک ہی سکے کے دو رخ لگتے ہو مجھے۔ سیف نے کہہ کر سلطان کے بدلتے ناگوار تاثرات پر تیزی سے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی مورج کے اندر سے خار کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ مورج کی مصلحتاً خاموش رہنے، ہر کام پھونک پھونک کر کرنے والی عادت سے سخت بیزار تھا۔ تمہاری بکواس ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ ہڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے نہایت شرافت مگر دانت پیس کر سوال کیا۔ سیف نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور پھر اس کے لیے جانے کا راستہ چھوڑا۔ سلطان ناگواری سے کچھ بڑبڑا کر اس کے برابر سے ہو کر باہر آیا اور فارم ہاؤس کے جنگلے کے پاس کھڑی سیاہ جیپ میں بیٹھ کر جیپ بھگا کر لے گیا۔ اس کی جیپ گاؤں کے تنگ اور ویران پڑے راستوں سے ہوتی ہوئی جنگل کو جاتے رستوں کی جانب جا رہی تھی، جہاں اس کا ٹھکانہ تھا اور جہاں وہ سب کو ٹھکانے لگاتا تھا۔ ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے جیپ درختوں کے پاس کھڑی کی۔ گاڑی کے انجن کی آواز پر ایک شخص سیاہ مفلر سے چہرہ چھپائے باہر آیا اور اسے ادب سے سلام کیا۔ کہو دلاور، منہ کھولا کسی نے؟ اس کے سوال پر دلاور نے مایوسی سے سر ہلایا، جبکہ کچھ سوچتے سلطان نے جیب سے سیاہ چمڑے کے دستانے نکال کر اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ سب لوگ بندھے تھے، جن کو انہوں نے ٹرک کے مال کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ سارا مال تو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، مگر ان سے سلطان کو بہت کچھ چاہیے تھا۔ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ آگے کا لاہے عمل بھی ترتیب دے رہا تھا۔ انداز اس بہت بڑے ویران پڑے سٹوریج روم کی چھت سے 6 آدمی بندھے ہاتھ پیر کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ اس کے اندر آتے ہی دلاور کی طرح ہی سیاہ مفلر سے چہرہ ڈھانک کر کھڑے اس آدمی تک آئے اور پھر سلطان سے کچھ بات کر کے دلاور کے ساتھ باہر چلے گئے۔ ان 6 آدمیوں کی جانب بڑھ کر سلطان نے اپنی گردن کے گرد لپٹے مفلر سے چہرہ ڈھانک کر ان میں سے ایک لمبے تڑنگے شخص کے سینے پر گھما کر لات رسید کی۔ بلند کراہ کے ساتھ وہ بندہ ہوش میں آیا اور اس کی کراہ کے ساتھ باقی سب بھی آنکھیں کھول کر خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ تمہیں لگتا ہے مار پیٹ کر کے ہم سے معلومات تو گلوا لو گے تم؟ اس لہیم شہیم شخص نے منہ سے خون تھوکتے ہوئے تنفر سے کہا۔ کون سی معلومات؟ میں تو یہاں ورک آؤٹ کرنے آیا ہوں۔ پاس پڑے ٹیبل سے لوہے کے مضبوط نکلز پہنتے ہوئے بڑے ہی اطمینان سے کہہ کر اس نے ان 6 افراد کو چونکا دیا، اور اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی نہ سمجھی کر کے سوال جواب کرتا، اس لہیم شہیم شخص کی جانب بڑھ کر دونوں ہاتھ باکسنگ کی پوزیشن میں اپنے سامنے کر کے اس شخص کو پنچنگ بیگ تصور کر کے مارنے لگا۔ اسے تو وہی کوئی معلومات چاہیے ہی نہیں تھی۔ لاتوں گھوسوں کی بارش اس پنچنگ بیگ پر کرتے ہوئے اس کے بال پسینے سے کے باعث چپکنے لگے۔ اس شخص کی چیخو پکار اتنا پسینے سے تر ہوتا شخص دکھتے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اندھا دھند سے پارکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس شخص کی چیخیں اس بند پڑی فیکٹری کے خالی ویئر ہاؤس میں دور دور تک گونج رہی تھی، مگر سلطان جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ سیل فون ہاتھ میں تھامے چند پل وہ یوں ہی اسکرین کو گھورتی رہی اور پھر صدف کا نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ بیل جا رہی تھی، مگر جیسے ہی دوسری جانب سے اٹھایا گیا، صدف کے علاوہ کسی اور کی آواز سن کر اس نے کال منقطع کر دی۔ کال اٹھانے والا صدف کا بھائی سارم تھا اور آیت اپنے لیے اس کے جذبات جانتی تھی، تبھی کال کاٹ دی۔ سیل فون کو پرس میں رکھ کر پیسوں کو گن کر اس نے کسی اور جگہ کرائے پر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کم از کم اسے یہاں نہیں رہنا تھا، یہاں رہنا اس کو مزید خطرے سے دوچار کر سکتا تھا۔ اپنا بیگ اٹھا کر چادر اچھی طرح خود پر پھیلا کے ایک نظر ہی ڈال کر وہ تیز قدموں سے باہر نکلی اور پھر سامنے سے جانے کے بجائے خالی کچن کو دیکھ کر وہیں سے باہر نکلی جہاں سے پہلے بھاگ کر نکلی تھی۔ شام کا اندھیرا باہر پھیلنے کو تیار تھا، اسے یہاں کسی کے بھی آنے سے قبل نکلنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتی، سامنے سے آتی اسمارا کی نگاہ اس تک گئی اور پھر کچھ سوچ کر تیز قدموں سے آ کر سرتا پا چادر میں ڈھکی اس لڑکی کو دیکھا جس کی سنہری آنکھیں بجھتے سورج کی روشنی میں دھمک رہی تھیں۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھیں اس شاداب مگر خوفزدہ چہرے پر ٹھہری، پھر کچھ یاد آنے پر آنکھوں میں ناگواری سمٹنے لگی۔ تم کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس کے سوال میں کچھ ایسا تھا کہ آیت کا سانس تھم گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کچھ چرا کر بھاگ رہی ہو، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کا لہجہ اور انداز اتنا ہی تحقیر آمیز تھا۔ مارج سکندر کدھر ہیں؟ خود کو بمشکل سنبھال کر اس لڑکی کا سوال نظر انداز کر کے سوال کیا، جبکہ اسمارا کی آنکھوں میں مرچیں اترنے لگیں، جبکہ اس جانب آتا سیف کمال چونک کر ٹھہر گیا۔ کیوں؟ اس سے کیا کام ہے؟ چپتے لہجے پر آیت نے چونک کر اس چہرے کو دیکھا اور پھر لمحہ بھر کو اس کا دل ان جلتے تاثرات پر کہیں اندر ہی ڈوب کر ابھرا، مگر وہ انجان رہی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کے کہے جانے پر اسمارا کی آنکھوں کی رونق بحال ہوئی، جسے آیت نے نہ سمجھی سے دیکھا، مگر اس کے پاس ان اجنبی لوگوں کے رویوں کو سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم چلی جاؤ، میں مارج کو بتا دوں گی۔ لمحے بھر میں اس کے لہجے میں مٹھاس آئی۔ آیت چند لمحے اس کو یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر تیز قدموں سے دروازے کی سمت بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، عقب سے آتے سیف کی سوالیہ آواز پر کہراہ کر رہ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟
आयत के कदम जंजीर हुए जबकि आसमारा ने चौंक कर उसको देखा जो सैफ के पीछे उसका कंधा थाम कर खड़ा था। यकीनन ये उसकी एक्सरसाइज का वक्त था और वो इस वक्त अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। मौर्य सिकंदर के चेहरे से साफ जाहिर था उसने आसमारा की आखिरी बात सुन ली है। आपसे पूछा जा रहा है मिस। सैफ जो कुछ और भी सुन चुका था कुछ सोचते लहजे में बोला जबकि बामुश्किल अपने पाँव पर खड़ी आयत गहरा सांस लेकर पलटी। उसकी निगाहें मौर्य सिकंदर की बजाय उसके सामने खड़े सैफ कमाल पर थीं। इससे पहले कि खुद में कुछ कहने की हिम्मत करती सैफ कमाल से होती उसकी नज़र उस चेहरे तक गई जो स्याह ग्लासेस लगाए उसी तमकनत और वक़ार से खड़ा था जो उसका खासा था। नहीं, वो इस शख्स का सर उठाकर सामना नहीं कर सकती थी। बगैर जवाब दिए बगैर कुछ कहे तेज कदमों से वो खुला लोहे का भारी दरवाज़ा एक झटके से खोलकर बाहर निकली। सैफ की अरे पर मारिज ने समझी से चेहरा फेरा जबकि आसमारा का चेहरा मुस्कुराहट की लपेट में आ गया। चली गई हैं, सैफ ने मारिज के सवालिया चेहरा फेरने पर आहिस्तगी से कहा जबकि मारिज सिकंदर हकधक रह गया। सैफ ने जब उसे बताया था कि वो लड़की उससे बात नहीं करना चाहती तब उसे लगा शायद काशिफ की हरकत की वजह से, मगर अब उसके पुकार और सवाल के बावजूद जैसे वो गई थी इससे उसकी नापसंदीदगी जाहिर थी। मगर क्यों, किस लिए? तुम जाओ और देखो कहीं महफूज जगह अगर उनके रहने का इंतजाम हो सके तो करो। सर झटक कर उसने सैफ का शाना छोड़कर आहिस्तगी से कहा जबकि सैफ ने इस बात में सर हिलाकर कुर्सी के पास रखी उसकी स्टिक उसके हाथ में थमा दी। एक नज़र आसमारा को देखा जो यकटक मारिज सिकंदर को देख रही थी और फिर तासुफ में सर हिलाकर आयत के पीछे खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उस लड़की की? जो पलटने लगा था आसमारा की चुपती हुई आवाज़ पर चौंका मगर पलटा नहीं। यही नज़रअंदाजी और बेनियाजी ही तो उसका दिल जलाने वाली थी। कौन सी लड़की? वो जैसे जानकर भी अनजान बनने में माहिर था। हाँ, इतने तुम बेखबर ना। क्या नाम है उसका मुश्किल सा? हाँ, कुछ आयत तथीर। दोनों बाजू सीने पर लपेट कर उस नाम को सोचने की एक्टिंग कहते हुए उसने मारिज सिकंदर के कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली मगर इस बार खुद बेखबर थी। वो नाम उसकी समातों का धोखा था। तभी तस्दीक को एक झटके से पीछे हुआ। उसकी तवज्जो अपनी जाने महसूस करके वो आहिस्तगी से मुस्कुराई। क्या नाम लिया अभी तुमने? वो सवाल इस कदर मध्यम लहजे में आया कि आसमारा बामुश्किल सुन सकी और सुनकर दांत पीस लिए। ये भी उस जा चुकी लड़की की ही इनायत थी कि मारिज सिकंदर उससे बात कर रहा था, वरना आसमारा मुबीन को नज़रअंदाज करना उस पर गोया फ़र्ज था। जो भी लिया है तुम इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? उसके चेहरे के संजीदा तर होते तासुरात को नज़रअंदाज करके सवाल किया गया जबकि मारिज सिकंदर से स्टिक फेंककर तीर की तेज़ी से उसकी जानिब बढ़कर उसको गर्दन से जकड़कर एक झटके से पीछे कर गया। क्या नाम लिया तुमने अभी? उस अचानक होने वाले हमले और उस सर्द लहजे पर आसमारा मुबीन का सांस सीने में ही अटक कर रह गया। खौफ से सुकड़कर फैलते तिल के साथ उसकी आंखें फटकर मारिज सिकंदर के फत्तर होते तासुरात को देख के गईं। हमेशा पुरसकून नज़रअंदाज करने वाला मारिज सिकंदर का एक कौन सा रूप था? आयत तथीर, खासकर खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश करके नाकाम होने के बाद घुटती आवाज़ में कहा जबकि साकिन रह जाते मारिज की गिरफ्त उसकी गर्दन पर हल्की हुई और इसी मौके को गनीमत जानकर उसने मारिज सिकंदर को पूरी कुव्वत से धक्का दिया और खुद खांसती उसके बराबर से होकर निकल गई जबकि लड़खड़ाकर पीछे होते साकिन मारिज के वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई थी। उसके वीरान और खामोशी की बकल ओढ़े दिल ने बहुत आहिस्तगी से करवट बदली। अंदर उठते गुबार ने उसके दिमाग को पूरी कुव्वत से झंझोड़ा था। क्या वो वही थी या उसी कोई हम नाम? वो नाम उसने उसके सर्द पड़ चुके मुर्दा हो चुके दिल ने पूरे 5 साल के तवील वक्फे के बाद सुना था और फिर से लरस कर उसी कुव्वत से धड़कने लगा तो वो उसको पहचान कर उससे गुरेजा थी। तभी उसने मारिज सिकंदर से बात करना उसे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। कई साल पहले की तरह वो बेबसी में भी उसकी मदद लेकर मोहताज नहीं होना चाहती थी, वो जो उसके वजूद में दिल बनकर धड़कती थी। जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी। हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। उसने ना ठहरने दिया पहरों मेरे दिल को, जो तेरी निगाहों में शिकायत मेरी जान थी। घर में भी कहाँ चैन से सोए थे कभी हम, जो रात है जिंदान में वही रात वहाँ थी। यकसा है मेरी जान कफस और नशेमन, इंसान की तौकीर यहाँ है ना वहाँ थी। शाहों से जो कुछ रबत ना कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी जुबान थी। सियाद ने यूं ही तो कफस में नहीं डाला, मशहूर गुलिस्तान में बहुत मेरी फुगां थी। तू एक हकीकत है मेरी जान मेरे हमदम, जो थी मेरी गज़लों में वो एक वहमो गुमा थी। महसूस किया मैंने तेरे गम से गमे दहर, वरना मेरे अशार में ये बात कहाँ थी। हबीब जालिब। आप कहाँ जाएंगी?
अपने पीछे आते कदमों पर उसने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर ली, मगर रुकी नहीं। उसको रुकते ना देखकर सैफ भागकर उसके बराबर आया। आप लोगों ने मेरी जितनी मदद करना थी कर दी है, अब आगे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, चलते हुए रसान से जवाब दिया गया, जबकि सैफ उसको देखकर रह गया। आप सर को जानती हैं? आपकी मुख्तलिफ नौयत का सवाल किया गया, जिसे आयत नहीं समझ सकी। तभी जवाब दिए बगैर मजीद तेज चलने लगी। मैं मारिद सिकंदर की बात कर रहा हूँ। उस नाम पर आयत तथहीर समेत कुल कायनात साकिन हो गई थी। दरस के रुकते दिल के साथ उसने कांपते हाथों की मुट्ठियां आपस में भींच लीं। कौन मारिद सिकंदर? तड़क कर सवाल आया था, जबकि रुक चुके कदमों ने खुद को घसीट कर चलाना शुरू कर दिया। फिर आप ठहर क्यों गई? साथ चलने वाला भी सैफ कमाल था, बाल की खाल उतारने वाला। आयत ने संजीदा नजरों से चेहरा फेर कर उसको देखा और ठहर गई। मैं थक कर ठहरी थी सैफ साहब। उस लहजे में कोई खोट और झूठ नहीं था, वो वाकई थक कर ठहरी थी। कम से कम ये सैफ कमाल यकीन से कह सकता था, क्योंकि मारिद सिकंदर ने उसे लहजे की पहचान से मुतारिफ करवाया हुआ था। कुछ देर पहले आपने अस्मारा मैम के सामने भी नाम लिया, हालांकि मैंने आपके सामने अपने बॉस का नाम नहीं लिया था। सैफ ने अब के साफ और मुदलिल बात कही। बात घुमाने फिराने का कोई फायदा नहीं था। आयत ने लब भींच कर उसको देखा और फिर गहरी सांस लिया। परसों डाइनिंग हॉल में नाम सुना था कि मुझे आप उनके कहने पर ले आए थे वहां। नहायत तहम्मुल से बताया गया, मगर सैफ को तसल्ली नहीं हुई। अब आप क्या जा सकते हैं वापस? बहुत जब्त करके इस्तदा की गई, जबकि सैफ चंद लम्हे ना समझी से उसके चेहरे के आजिज तासुरात देखने लगा। वो जो उस हवेली को सबसे महफूज कर आप समझकर वहां रह रही थी, एकदम से क्यों उकता कर निकल आई तब, जबकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ एक हॉस्टल है करीब ही, वहां रुकना चाहेंगी? वो जो सैफ को खामोश देखकर चलने लगी थी, ठहर कर उसको देखा, जो अपने वॉलेट में से कोई कार्ड निकालकर उसके सामने कर रहा था। एक लम्हा लगा था उसे सोचने में, और फिर उसने वो कार्ड थाम लिया। उसके पास इन हालात में कोई और चॉइस नहीं थी, ना ही जिंदगी ने कभी उसके सामने ऐसी चॉइसेस रखी थी कि उसे अपनी मर्जी का मनपसंद ऑप्शन चूज करने में सोच विचार करनी पड़ती। देख जिंदगी से परे रंगे चमन, जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। हर जुमेरात की रात माल रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद और यहाँ से रावलपिंडी जाता है। दिलावर ने उसके सामने नक्शा रखते हुए उसे इतला दी, जबकि सुल्तान बगैर कुछ कहे पुरसोच नजरों से नक्शे को देखता रहा। क्या सोच रहे हैं? दिलावर के सवाल पर उसने चौंक कर चेहरा उठाया। मैं इन सबकी कोई कमजोरी जानना चाह रहा हूँ। उसके अंदाज में कुछ था जिस पर दिलावर ठटका। मतीन और मुबीन साहब की कमजोरी तो सफीर साई का गुस्सा और नाराजगी है। दिलावर ने उसे जैसे याद दिलाया, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाकर अपनी कनपटी सहलाई। मुझे सफ़ीर की कमज़ोरी चाहिए, कोई जिससे वो अपने बिल से खुद ही बाहर निकल कर यहाँ आ जाए। उसके कहे जाने पर दिलावर ने लम्हे भर को फिर सोचा और फिर तेज़ी से सीधा हुआ। मुझे याद आया, जब मैं इस्लामाबाद गया था तो मुझे मालूम हुआ था कि सफ़ीर शहजाद शादी कर रहा है। दिलावर के कहे जाने पर सुल्तान ने एक झटके से चेहरा उठाकर उसको देखा। इस उम्र में वो शादी कर रहा है? उसे वाकई जैसे ताज्जुब हुआ, जबकि दिलावर ने तेज़ी से सर हिलाया। ये खबर बिल्कुल पक्की है सुल्तान। दिलावर के यकीन पर सुल्तान ने चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर उठ खड़ा हुआ। इस बारे में उसे मजीद जानना था। मालूम करो वो लड़की कौन है, फिर हम उसे अपनी साइड पर करके सफ़ीर का बुरा हाल कर सकते हैं। रकाबत से जालिम कोई जज्बा नहीं होता दिलावर। उसके अंदाज में कुछ चौंका देने वाला था, जबकि दिलावर ने जैसे समझकर सर हिलाया। साफ जाहिर था कि सुल्तान उस लड़की को मोहरा बनाने का फैसला कर चुका था। अब उस लड़की को पताल से भी ढूंढना पड़ता तो वो ढूंढ कर रहेगा। कहाँ? उसका बाहर की सिमत जाता देखकर दिलावर ने सवालिया पूछा। वर्कआउट करने। बगैर पलटे मुक्का हवा में लहराकर उसने मुस्कुराकर कहा, फिर तेज कदमों से बाहर निकलकर अपने जीप का दरवाजा खोलकर उसमें बैठा और फिर जीप जन से भगाकर ले गया। उसकी जीप जंगल को जाने वाले रास्ते की जानिब बढ़ रही थी। उसे हॉस्टल में रहते हुए आज दूसरा दिन था और ये यहाँ रहने का फैसला सबसे अच्छा था। कम से कम यहाँ कोई खौफ और बेचैनी उसके हमरा नहीं थी। उसे यहाँ रहने के लिए जॉब करनी थी, मगर मसला ये था उसके सारे डॉक्यूमेंट उस रात जंगल में भागते हुए बैग समेत कहीं गिर गए थे। परेशानी से इधर उधर चक्कर काटते हुए उसने कोई फैसला किया और फिर वार्डन से ज़रूरी काम की इजाज़त लेकर चादर अच्छी तरह ओढ़कर बाहर निकल आई। गो के उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन क्या मालूम उसको अपना गुम हुआ सामान वापस मिल जाए। हालांकि खो जाने वाला कुछ भी आयत तथहीर के पास कभी लौट कर नहीं आता था। तेज कदमों से मुजफ्फराबाद की खूबसूरती को नज़रअंदाज किए, एहतियात से इधर उधर नजर दौड़ाते हुए वो आगे बढ़ रही थी। हो सकता है सफ़ीर के आदमी नाकाम होकर वापस चले गए हों, हो सकता है वो यहीं कहीं घात लगाए बैठे हों।
دل میں اٹھتے عجیب و غریب سوال اس کے پہلے سے خوف میں مبتلا دل کو مزید سہما رہے تھے، مگر اسے چلتے رہنا تھا۔ یوں انجان جگہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں زندگی گزار سکتی تھی، اسے اپنے لیے کچھ کرنا تھا۔ جنگل کا راستہ شروع ہوتے ہی وہ قطرے گھنے درختوں کی آڑ لے کر چلنے لگی، تاکہ کوئی بھی اگر سامنے یا پیچھے سے آئے تو اسے آیت نظر نہ آئے۔ رات ہو یا دن سارا جنگل ایک سا لگتا تھا۔ ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا بیگ کہاں تلاش کرے۔ چل چل کر پاؤں دکھنے لگے تھے، مگر اس کی تلاش ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے آتے قدموں کی آہٹ پر چونکتے ہوئے وہ تیزی سے گھنے درخت اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپی تھی۔ باتوں کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ دو لوگ ہیں۔ چند لمحے وہ یوں ہی سانس روک کر بیٹھی رہی، اور عین اسی لمحے اس کو اپنے پیچھے سے سانپ کے پھنکارنے کی آواز آئی۔ تبھی اس کی گھٹی گھٹی چیخ بھی بے ساختہ تھی۔ آگے بڑھتے سیف اور مارج اس آواز پر تیزی سے پلٹے۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے آئی ہے۔ سیف جو ہاتھ میں پستول تھامے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مارج کے بتانے پر تیزی سے آگے بڑھا۔ آیت نے اپنا سانس روک کر ایک نظر سانپ کو دیکھا اور دوسری نظر جھاڑیوں کی جانب جہاں سے تیز قدموں کی آواز اس کے قریب آ رہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہاں سے نکل کر اندھا دھند بھاگ کر نکلی، مگر سائڈ پر کھڑے مارج سکندر سے بری طرح ٹکرا کر اس سے پہلے کھائی میں گرتی۔ بوکھلاتے مارج نے اس کو بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ چکراتا سر تھام کر بمشکل پیچھے ہوتی ہوئی آیت کا دل اس لمس پر سن ہوا تھا۔ یہ لمس، یہ ہاتھ ہمیشہ، ہر موقع پر اس کو بچانے کے لیے اس کی جانب بڑھے تھے۔ گھٹن زدہ دل سے وہ ہاتھ تیزی سے جھٹک کر پیچھے ہو کر اپنا چکراتا سر اور تکلیف میں مبتلا ہوتا پیر سنبھال کر ایک گریزہ نظر اس چہرے پر ڈالی جس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سیاہ گلاسز نے ایک بار پھر ان آنکھوں کے ہر تاثر کو مخفی رکھا تھا۔ مس آیت، آپ ٹھیک ہیں؟ سیف نے اس کو لڑکھڑاتے دیکھ کر تیزی سے آگے آ کر پوچھا، جبکہ مارج سکندر کی اندھیر دنیا کی گردش تھم گئی۔ آیت نے چونک کر پہلی بار اس چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے۔ وہ چہرہ اس کا نام سنتے ہی قیامت اور زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، یعنی وہ اب اس کو چہرے کی بجائے نام سے پہچانتا تھا صرف۔ جی، جزاک اللہ۔ چہرے کا رخ سیف کی جانب کر کے اس نے آہستگی سے کہا۔ خود پر وہ ششدر تحیر زدہ نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، مگر الجھانے کی بجائے اس نے اپنا دل جھٹک دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے باس کو یوں ساکن اور ششدر دیکھ کر آیت کا دھیان وہاں سے ہٹانے کو اس نے تعجب سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، مختصر کہہ کر وہ اس کے برابر سے گزرنے لگی۔ تبھی مارج سکندر نے اس کا بازو آہستگی سے تھام کر اس کی فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ جھٹکا کھا کر ٹھہرتی آیت کے وہم و گمان تک میں نہیں تھا کہ اس کو پہچاننے کے بعد یوں سے ہاتھ بڑھا کر روکنے کی کوشش مارج سکندر کر سکتا ہے۔ پھٹتی بادامی آنکھیں لرز کر اٹھیں اور ان سیاہ گلاسز کے شیشوں میں اپنا عکس دیکھ کر اپنی وسارت کھونے لگیں۔ ہیٹ، وہ نام نہیں تھا، ان گنت انکہے جذبات تھے جو مارج سکندر کے ہونٹوں سے ادا ہوئے۔ اس نام پر آیت کا دل ساکن ہو کر لرز اٹھا۔ یہ نام ایسی روح کو چھو کر جھنجھوڑتی پکار جیسے زمانوں بعد اس کے دل اور اس کی سماعتوں نے سنی تھی۔ یہ تم ہی ہو؟ اس کی خاموشی پر آہستگی سے یوں سوال کیا گیا جیسے خدشہ ہو کہ اونچا سوال کرنے پر ہمیشہ کی طرح اس کا تخیل تحلیل نہ ہو جائے۔ وہ جو دل سے کہیں نہیں گئی تھی، اس کے ہاتھوں کی گرفت میں کیسے آ گئی، وقت کے ظالم چکر کے باوجود؟ کیا آپ مس آیت کو جانتے ہیں؟ آیت کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر سیف نے خود کو کہنے سے باز نہیں رکھا، اور اس ایک سوال نے جیسے سب بدل دیا۔ ان دونوں زمانے سے بے خبر لوگوں کے گرد پھیلتے فسوں کا گھیرا مدھم پڑنے لگا۔ آیت نے کسی خواب سے جاگ کر اپنا ہاتھ آہستگی سے چھڑا لیا، جبکہ مارج سکندر نے تیزی سے اپنا رخ اس کی جانب سے پھیر لیا۔ نہیں، اس لفظی جواب پر آیت تطہیر کا کئی برسوں سے سنبھال کر رکھا نازک کانچ جیسا زخم کھایا ہوا، چوٹ کھایا ہوا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر مارج سکندر کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بے خبر تھا۔ سیف کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ تیز قدموں سے واپسی کے راستے کی جانب پلٹی۔ وہ خالی دل خالی ہاتھ لوٹ رہی تھی، کیونکہ یہ طے تھا کہ اس کو کھو جانے والی چیزیں اس تک کبھی واپس نہیں آتی تھیں۔ اس کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر سیف نے چہرہ پھیر کر مارج سکندر کو بغور دیکھا۔ بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہوا، نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی راہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے۔ کوئی بھی رت ہو اس کی چھپ، فضا کا رنگ روپ تھی، وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی، وہ سردیوں کی دھوپ تھی، نہ مدتوں جدا رہے، نہ ساتھ صبح و شام رہے، نہ یہ رشتہ وفا پہ ضد، نہ ہی یہ کہ اذن عام ہو، نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے، نہ اختلاط میں رہے کہ بدمزہ ہوں خواہشیں، نہ اس قدر سپردگی کے زج کریں نوازشیں، نہ عاشقی جنون کی کہ زندگی عذاب ہو، نہ اس قدر کھٹور پن کے دوستی خراب ہو، کبھی تو بات بھی خفی، کبھی سخوت بھی سخن، کبھی تو کشت زعفراں، کبھی اداسیوں کا بن،
सुना है एक उम्र है मामलाते दिल की भी, विसाले जाँ फिजा तो क्या, फिराके जाँ गुसल की भी। सो एक रोज़ क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतर अज हवस कहे। शजरे हजर नहीं के हम, हमेशा पापे गुल रहें, ना डोर हैं कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। मोहब्बतों की वुसअतें हमारे दस्तो पा में हैं, बस एक दर से निस्बतें सुगाने बावफा में हैं। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। ना उसको मुझ पे मान था, ना मुझको उस पे ज़म ही, जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गम शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। अहमद फराज। वो चली गई हैं। उसे हमारे सिकंदर को यह बताना बेहद ज़रूरी लगा, क्योंकि वो शख्स मुहावरतन नहीं हकीकतन सांस रोके खड़ा था। गहरा सांस लेकर सहारा ना पाते वो लड़खड़ा कर गिरने लगा। तभी सैफ वो खिला कर तेजी से उस तक आया और उसका मजबूत बाजू नरमी से थाम दिया। आप ठीक हैं? उसके मुतफक्किर लहजे पर मारिद ने सर झटक कर खुद को डपट कर लानत की और फिर नफ़ी में सर हिलाकर सैफ कमाल का सामने फैलाए गए बाजू को थामकर खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ने लगा। वो लोग आयत तथहीर से मुखालिफ से जा रहे थे। मारिद सिकंदर का वो रास्ता नहीं था जो आयत तथहीर तक जाता था। आप जानते हैं मिस आयत को? कुछ देर की खामोशी के बाद सैफ ने इस बार सवाल के बजाय यकीन से कहा। वो कम ही ऐसे जवाब देता था, खसूसन तब जब किसी बात से पहलू तही करना चाहे, और मारिद सिकंदर दिल के मामलात के साथ ही बेनियाजी बरतता था। सैफ उसके चेहरे के खामोश तासुरात को चंद लम्हे गौर से देखता रहा। कुछ देर पहले के तासुरात पूरे 5 साल के बाद मारिद सिकंदर के चेहरे पर उसने देखे थे। उस बर्फ के सिल में दरार पड़ी भी तो किस सबब से? मेहमान का कोई सामान यहाँ गुम हुआ है, तलाश करके पहुंचा देना। मारिद ने कुछ सोचकर कहते हुए सैफ को चौंका दिया। वो इतने यकीन से कह रहा था कि सैफ को इस बात में सर हिलाना पड़ा, क्योंकि जानता था कि मारिद सिकंदर गलत नहीं होता था। लोगों की 6 हिस्सें होती हैं, मगर मारिद सिकंदर की 8 हिस्सें थीं, जो उसे कुदरत ने देखकर सब में मुमताज़ कर दिया था। सैफ के साथ आगे बढ़ते कदमों में पहले जैसी तमक्कत, मजबूती और उठान नहीं थी। मारिद सिकंदर के कदम मुजम्मिल हो चुके थे। ध्यान रखना वो सामान सुल्तान के हाथ न लगे। उसकी अगली बात पर सैफ ने चेहरा फेरकर उसके फिर से बर्फ होकर स्पॉट चेहरे को देखा। उस मतलबी इंसान से मुझे कुछ पे